Hello friends, welcome to my channel. Today in this video, we are going to discuss one of the important topic from the medieval history. The topic is related to the Mughal Empire. The topic is related to the administration initiatives of Akbar, one of the greatest Mughal emperor of Mughal dynasty. So under this topic, we are going to talk about Mansabdari system and Jagirdari system. So it is very important topic from the perspective of examination of BA program, BA ऑनर्स, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस. तो कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, फ्रॉम चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम हो या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मेंस के लेवल का एग्जाम हो, तो मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था, इन दोनों पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है. अगर आप बीए प्रोग्राम में देखें तो बीए प्रोग्राम में हमेशा जो है एक क्वेश्चन रिपीट होता है और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है कि आप जागीरदारी सिस्टम पे शॉर्ट नोट लिख लीजिए या फिर मनसबदारी सिस्टम पे शॉर्ट नोट लिखिए. एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आया हुआ था, मैं वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ. क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ट्रेस द इमरजेंस and growth of the जागीरदारी सिस्टम अंडर द मुगल्स. तो ऐसे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. आज की वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और या किसी और चैनल पे या फिर किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मनसबदारी और जागीरदारी दोनों सिस्टम को, दोनों व्यवस्था को जो है मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ों को समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ. सिर्फ मनसबदारी सिस्टम ही नहीं पढ़ेंगे हम इसमें जागीरदारी भी पढ़ेंगे, जागीरदारी सिस्टम भी. तो मनसबदारी और जागीरदारी दोनों हम पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में. अच्छा, एक बात और, मेरी वीडियो काफ़ी लंबी होती है. आपने देखा होगा मेरे चैनल पर मेरी वीडियो काफ़ी लंबी होती है. मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी चीज़ें अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो बहुत ही डेप्थ में जाके चीज़ों को जितना अच्छे से हो सके आपको समझाया जा सके. और जागीरदारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम पे 6 घंटे की वीडियो बन सकती है, 6 घंटे की वीडियो. और 6 घंटे की वीडियो क्यों बन सकती है? क्योंकि जब आप अलग अलग कंटेंट को जब आप पढ़ते हो, आप सतीश चंद्रा को पढ़ लो, आप रोमिला थापर को पढ़ लो, आप ड्यू का जो एसवाल कंटेंट जो हमें प्रोवाइड किया जाता है वो पढ़ लो, और जब आप इतने कंटेंट को जब आप पढ़ते हो और उन सबका कंटेंट पढ़ने के बाद जब कोई पर्सन पढ़ता है तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और उसको कितना भी कंसाइज किया जाए, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स को भी अगर बताया जाए आपको, तो 6 घंटे 7 घंटे की वीडियो आराम से बन सकती है. लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि ये पार्ट 1 है हमारा, और पार्ट 1 में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं 2 घंटे में जितना इम्पोर्टेंट है टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड मनसबदारी और जागीरदारी से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको मैं शेयर करूं, आपको समझाऊं, ताकि आपके एग्जाम जो आ रहे हैं उसमें आप अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर सको, स्कोर कर सको. ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, 2 घंटे की वीडियो होगी, लेकिन ये पार्ट 1 है. ये 2 घंटे में हम सारे पॉइंट्स को कवर नहीं करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये हो कि इतने पॉइंट्स हम लोग कवर कर लें जिससे आपका जो है एग्जाम में आप जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, आपका जो कॉन्सेप्ट है मनसबदारी और जागीरदारी का वो क्लियर हो सके. तो मनसबदारी और जागीरदारी का कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन उसको याद करना और रटना. और एक बार जब आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, चाहे आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, आप ट्रांसलेट करके उसका जो है कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं एग्जाम में. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लास. तो आज की क्लास शुरू करते हैं और मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम को हम शुरू करते हैं. ठीक है. अच्छा, ये कुछ नोट्स हैं, ये नोट्स भी आप देख लेंगे, मैं आपको ये भी शेयर करूँगा. ठीक है, ये सारा कुछ बना हुआ है. अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को जो एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, व्हाट्सएप का लिंक होगा, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको शेयर किया जाएगा. साथ ही साथ अगर आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप का, उस पर लिंक करके जो है मैसेज कर सकते हैं मुझे, और मुझसे कॉन्टैक्ट करके जो है आप कोर्स के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं. चलिए, मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम पे अगर आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो
अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम से, मैं दोनों मीडियम को बताऊं, तो आप किन किन चीज़ों को लिखेंगे, किन किन चीज़ों को जब आप लिख लेंगे तो आपकी जो है आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है मनसबदारी पे, या फिर क्वेश्चन आता है आपका जागीरदारी सिस्टम पे, तो आप किन किन चीज़ों को लिखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आता है, जैसे टॉपिक हमारा क्या है, मनसबदारी, मनसबदारी एवं जागीरदारी, जागीरदारी व्यवस्था, मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें लिखना है सबसे पहले, और मैं इन चीज़ों को अभी बताऊंगा, अभी आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम जो है इसका तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि जागीरदारी से आप क्या समझते हैं, आप मनसबदारी से क्या समझते हैं, ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे मनसबदारी का मतलब क्या होता है और जागीरदारी का मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या है। फिर क्या समझेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, मनसबदार और जागीरदार में क्या अंतर है, मनसबदार एवं जागीरदार में अंतर, एवं जागीरदार में अंतर, ये जागीरदार का अंतर, जागीरदार का अंतर लिख लीजिए आप, मनसबदार एंड जागीरदार का अंतर, इनमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मनसबदार एंड जागीरदार। सबसे आपने बताया कि मनसबदारी और जागीरदारी से क्या समझते हैं। जब मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था को आप डिफाइन कर देंगे, उसके बारे में लिख देंगे, तो फिर बात आएगी कि मनसबदार का जो है और जागीरदार का के बीच में का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। दूसरा पॉइंट आपने जब उसको लिख लिया, फिर तीसरा क्या लिखेंगे कि मनसबदारी की व्यवस्था में जो जात और सवार का जो बात आती है, जात और सवार, तो जात और सवार क्या है, जात और सवार का तात्पर्य क्या है, फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। तो यानी कि मनसबदार की व्यवस्था में जात और सवार का क्या तात्पर्य है, क्या है, उसका क्या मीनिंग है जात और सवार का, ये आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि जात एंड सवार से आप क्या समझते हैं, जात एंड सवार, इनके बीच का अंतर क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ये चीजें जब हमें शुरू से हम कैसे लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले मीनिंग लिखना है, हम सबसे पहले हमको ये करना है, फिर ये, और फिर ये हमारा जो है आंसर राइटिंग का ये सिस्टमेटिक तरीके से इन चीज़ों को लिखते जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन होगा हमारा। फिर आगे क्या लिखेंगे, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि ये मनसब की व्यवस्था जो हम लोग कह रहे हैं, मनसबदारी की व्यवस्था कर, ये कहाँ से आई है, क्या भारत में ही थी, क्या भारत में ही इसका ओरिजिन हुआ है, इसका इवोल्यूशन कहाँ हुआ है, ओरिजिन कहाँ हुआ है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है मनसबदारी व्यवस्था की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि मनसब की व्यवस्था कहाँ से आई का मतलब यहाँ पे ये है कि क्या ये भारत के बाहर से आई, क्या कहीं और किसी और देश से आई हुई है, क्या भारत में ही किसी मुगल साम्राज्य के किसी बादशाह ने शुरू किया था। तो इस पे चर्चा करनी जरूरी है, और इसको आप लिखेंगे भी अपने आंसर में कि मनसब की व्यवस्था कहाँ से आई है। और जब कहाँ से आई है तो जाहिर सी बात है कोई लाया होगा, और कहीं ना कभी लाया होगा, तो कभी ना कभी लाया होगा और कोई ना कोई लाया होगा। अगला पॉइंट ये लिखना पड़ेगा हमें कि कब और कौन लाया। ये मनसबदारी की व्यवस्था जो है, जागीरदारी की व्यवस्था जो है, ये कब और कौन लाया, ये व्यवस्था कहां से आई, ये हम लिखना पड़ेगा। अब इस व्यवस्था में कुछ लोग होंगे, इस व्यवस्था को लाया गया है। इस व्यवस्था को जब लाया गया है तो यह जानना जरूरी है कि क्यों लाया गया है, क्योंकि जरूरत पड़ी होगी, कोई ना कोई बात होगी, तभी ये व्यवस्था लाई गई होगी। क्योंकि अलग व्यवस्था है, नई व्यवस्था, और नई व्यवस्था को कब लाया जाता है किसी चीज में, नई व्यवस्था तब लाई जाती है जब उसकी जरूरत होती है। तो जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आई, ऐसी क्या परिस्थितियां थी, ऐसा क्या सिचुएशन था, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे, ये भी जानना जरूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फिर क्या लिखेंगे कि यह व्यवस्था क्यों आई, ये लिखेंगे आप, यह व्यवस्था क्यों आई। अब यह व्यवस्था क्यों आई जब आपने लिख लिया, तो इस व्यवस्था में बहुत सारे लोग हैं। अब इस व्यवस्था में जब बहुत सारे लोग हैं तो उनकी कुछ ना कुछ उनका कुछ प्रोसेस होगा, उनके अपॉइंटमेंट का,
उनकी नियुक्ति की एक जो है एक प्रक्रिया होगी। तो नियुक्ति कैसे होती थी, नियुक्ति कैसे होती थी, नियुक्ति कैसे होती थी, यह भी जानना जरूरी है। क्या प्रोसेस था नियुक्ति करने का। अब जो नियुक्ति कर रहा है और कोई काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा को हम लोग उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो सैलरी यानी कि वेतन। तो वेतन कैसे मिलता था उनको, वेतन कैसे मिलता था, वेतन कैसे मिलता था। ये जितनी भी चीजें हैं, मैं आपको सतीश चंद्रा का जो पार्ट 2 बुक है, सतीश चंद्रा की 2 बुक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में मैंने उस बुक से पढ़ के सारी चीजें जो है, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सतीश चंद्रा की बुक और ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की जो कंटेंट प्रोवाइड की जाती है, वहां से ये सारे कंटेंट को मैंने कंसाइज किया है और वहां से सारी चीजों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। तो मैंने बताया कि नियुक्ति अगर हो रही है, किसी ना किसी की नियुक्ति हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा, कुछ सैलरी देनी पड़ेगी, कुछ वेतन देना पड़ेगा। तो वेतन कैसे मिलता था, क्या उनको कैश में वेतन मिलता था, क्या उनको कैश में वेतन मिलता था, क्या उनको लैंड के रूप में वेतन मिलता था। तो लैंड और कैश में वेतन मिलता था, ये भी जानना जरूरी है और ये भी हमें आंसर में अपने जब भी एग्जाम में आएगा तो उसको लिखना पड़ेगा। फिर क्या लिखेंगे आगे, वेतन कैसे मिलता था। अब वेतन में कुछ लोग जिनको वेतन मिल रहा है, जाहिर सी बात है वो एक जगह काम नहीं कर रहे होंगे या फिर एक जगह काम कर रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है कि क्या वो परमानेंट एक ही जगह पे काम कर रहे हैं या उनका ट्रांसफर भी हो रहा है। तो ट्रांसफर कैसे होता था, ट्रांसफर, ट्रांसफर को हम कह देंगे स्थानांतरण, स्थानांतरण, स्थानांतरण कैसे होता था, ठीक है, स्थानांतरण कैसे होता था। अब इसके बाद से जो है इतना अगर हमने लिख दिया तो हमारा लगभग थोड़ा आंसर जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद जिसके बाद से अगर हम चाहें तो इसमें अकबर की जो राजस्व की व्यवस्था है, अकबर की जो सैन्य सुधार की नीति है और उसका मनसबदारी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी जानना जरूरी पड़ेगा। तो आप 10th पॉइंट में वो भी लिख देंगे कि अकबर की राजस्व व्यवस्था, अकबर, माफ कीजिएगा 10th में क्या लिख देंगे आप, अकबर की राजस्व व्यवस्था, अकबर की राजस्व व्यवस्था। और क्यों अकबर की, मैं इसकी चर्चा करूंगा आपसे। या फिर अकबर की सैन्य सुधार की नीति, अकबर की सैन्य सुधार की नीति। और इन दोनों का राजस्व की व्यवस्था में जो सुधार लाता है और सैन्य व्यवस्था में जो सुधार लाता है, इसका उसके मनसबदारी पे क्या, उसके 12 में फिर ये पढ़ेंगे उसके मनसबदारी पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके मनसबदारी पे पर प्रभाव, उसके मनसबदारी पर प्रभाव। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है 1580 का विद्रोह। तो 1580 का भी विद्रोह जो है हमें जानना जरूरी है। अकबर के जीवन काल में जब तक वो शासन में रहा बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन 1580 का विद्रोह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1580 के विद्रोह के बाद वो 1580 के विद्रोह के बाद वो क्या करता है, बहुत सारे सुधार लाता है। इसके बाद अकबर जो है बहुत ज्यादा सुधार लाता है। तो इसके बाद का सुधार भी पढ़ेंगे हम। इसके बाद अकबर के द्वारा लाया गया सुधार, अकबर के द्वारा लाया गया सुधार, ये जानना जरूरी है कि अकबर जो है 1580 का जब विद्रोह हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या सुधार लाता है। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ये कौन सा पॉइंट हो गया, 13 पॉइंट हो गया। 14th पॉइंट होगा कि मनसबदारी में जो बहुत सारी श्रेणियां थी, बहुत सारी जो कैटेगरीज थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मनसबदारी की 3 श्रेणियां, 3 कैटेगरीज थी। कैटेगरीज, पहला कैटेगरी क्या है हमारा, पहला कैटेगरी है मनसबदार का। दूसरा कैटेगरी क्या है हमारा, दूसरा कैटेगरी है अमीर का। तीसरा कैटेगरी क्या है हमारा, तीसरा कैटेगरी है अमीर ए उमरा। इसको कहीं कहीं आप पढ़ेंगे अमीर उमरा के साथ साथ अमीर उम्दा भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, अमीर उम्दा। कहीं कहीं आपको अमीर आजम भी देखने को मिलेगा, अमीर आजम।
तो मैं चूंकि अलग अलग बुक से मैंने पढ़ा है, तो अलग अलग बुक में मैंने देखा कि एक ही चीज के लिए अलग अलग जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये 3 श्रेणियां हो गई। फिर हम आगे क्या पढ़ेंगे, ये तो हो गया 14th पॉइंट। 15th पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि मनसबदारी व्यवस्था में जो जहांगीर ने जो सुधार लाया, जो जहांगीर के द्वारा लाया गया सुधार था, वो कौन सा था। हम दू अस्पा और सी अस्पा के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे दू अस्पा और सी अस्पा के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था में जो सुधार लाता है जहांगीर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मनसबदारी के जहांगीर के बाद जो है शाहजहां का जो सुधार लाता है, और जो औरंगजेब का जो सुधार है। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आगे, आप लिख लीजिए कि जहांगीर का सुधार, जहांगीर के द्वारा मनसबदारी में लाया गया सुधार, मनसबदारी में लाया गया सुधार। मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर ने क्या क्या चेंजेस लाए, मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर ने क्या क्या रिफॉर्म लाया। तो रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जो जहांगीर ने लाया। फिर जहांगीर के बाद हम शाहजहां के बारे में बात करेंगे। शाहजहां वही बात है, यहां पे आप लिख लीजिए। और फिर हम बात करेंगे औरंगजेब का। तो जब हम इतनी बातें कर लेंगे, तब जाके जो है हमारा ये टॉपिक जो है एक तरह से कंप्लीट होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब इतना टॉपिक हमें पढ़ने के लिए काफी समय चाहिए। और भी बहुत सारे टॉपिक लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। फिर जागीरदारी की जब व्यवस्था हम करेंगे तो टाइप्स ऑफ जागीर की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ जागीर जिसमें हम वतन जागीर की बात करेंगे, सुयूरगल के बारे में बात करेंगे, वेतन जागीर की बात करेंगे, अलतगमा जागीर की बात करेंगे, खालसा भूमि के बारे में बात करेंगे, पैबाकी के बारे में बात करेंगे, सैर जागीर के बारे में बात करेंगे, जोरतलब जागीर के बारे में बात करेंगे। देख लीजिए कितने देखो, टॉपिक इजी नहीं है, टॉपिक इजी भी नहीं है और टॉपिक छोटा भी नहीं है। लेकिन अगर इस टॉपिक को, इतने बड़े टॉपिक को अगर 1 घंटे में, 10 मिनट में, 20 मिनट में अगर पढ़ाया जा रहा है, तो इस टॉपिक और जागीरदारी व्यवस्था और मनसबदारी व्यवस्था के साथ अन्याय है। बिल्कुल साफ सी बात है। अगर 10 मिनट और 20 मिनट में कोई जागीरदारी सिस्टम आपको पढ़ा रहा है, तो आपके साथ अन्याय कर रहा है। क्योंकि जागीरदारी व्यवस्था को 10 मिनट में पढ़ने वाली चीज नहीं है जागीरदारी सिस्टम, और मनसबदारी सिस्टम 10-20 मिनट में समझने वाली चीज नहीं है। इसको समझने के लिए आपको कम से कम 2-4 घंटे आराम से लगेंगे। जब आप चीजों को अच्छे से पढ़ोगे और जब कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर हो गया, तो 2-4 साल बाद भी अगर जागीरदारी व्यवस्था आपके सामने आएगा प्रश्न के माध्यम से किसी भी परीक्षा में, तो आप उस प्रश्न का हल जो है आसानी से कर पाएंगे। और यही कारण है कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन धैर्य बनाकर रखिए। और मेरा ये दावा है, ये मैं दावा करता हूं कि अगर जागीरदारी व्यवस्था और मनसबदारी व्यवस्था का जो है ये पूरा वीडियो आप अगर देखते हैं, तो आपको फिर दोबारा किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक हमारा जो है क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी मैं बस आपको बता रहा हूं, अपने रूपरेखा बता रहा हूं, जो है स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे। रूपरेखा बता रहा हूं, स्ट्रक्चर बता रहा हूं, जो आपके साथ स्ट्रक्चर शेयर किया है। क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुआ, हमारा फॉर्मली क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आपको ये समझना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ जागीर में हम लोग क्या क्या बात कर लेंगे। मान लीजिए इसमें हमने बात किया वतन जागीर के बारे में, बात किया। फिर हम बात कर लेंगे इसमें सुयूरगल के बारे में, फिर इसमें हम बात करेंगे वेतन जागीर के बारे में। और ये सारे टर्म्स हैं, इन सारे टर्म्स का मीनिंग जानना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सारे टर्म्स का मीनिंग अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आंसर में आप लिख नहीं पाएंगे, कोट नहीं कर पाएंगे टर्म को। क्योंकि टर्म का मीनिंग पता होगा तब आप अच्छे से अपने आंसर में इस टर्म को कोट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं इस सारे टर्म को, इन सारे शब्दावली को। वेतन जागीर के बाद आप वहां पे अलतगमा जागीर के बारे में बात कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, अलतगमा जागीर, अरे यार, अलतमगा जागीर, अलतमगा जागीर के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर खालसा भूमि के बारे में तो आपने दिल्ली सल्तनत में ही पढ़ा होगा, एकता व्यवस्था में खालसा भूमि। फिर हम बात करेंगे पैबाकी के बारे में। पैबाकी क्या है? पैबाकी के बाद हम शेर जागीर के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जोरतलब जागीर के बारे में।
जोर तलब जागीर। तो इतना चीज है, देख लीजिए आप, इतनी चीजों को पढ़ने में समय लगेगा, इतनी चीजों को समझने में समय लगेगा, क्योंकि एक टॉपिक और मैं तात्पर्य बता रहा हूं तो तात्पर्य में ही 10 मिनट चला जाएगा हमारा। तो मेरी वीडियो वही लोग देखें जो चीजों को बहुत डीपली समझना चाहते हैं, चीजों को बहुत डीपली पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि शॉर्ट्स में पढ़ना है आपको तो और भी बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है, वहां पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं जो है शॉर्ट्स में पढ़ा के 2-4 मिनट 10-20 मिनट में पढ़ा के मैं उस टॉपिक के साथ, उस विषय के साथ अन्याय नहीं कर सकता। क्योंकि जागीरदारी सिस्टम आप 10 मिनट में जागीरदारी सिस्टम को आप नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि 10 मिनट में बताने वाली वो चीज ही नहीं है। उसमें इतनी सारी चीजें समझाने को है, इतनी सारी पढ़ने को है, इतनी सारी बताने को है कि 10 मिनट में उन सारों को कवर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जो है हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अब जो है हम लोग अपने जागीरदारी व्यवस्था क्या है, जागीरदार क्या है, मनसबदार क्या है, मनसब का अर्थ क्या है, ये सारा अब हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, अब हमारा क्लास स्टार्ट होगा कि मनसबदार कौन है, इसका तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या था, तात्पर्य। तात्पर्य क्या है, तो तात्पर्य पे बात करेंगे। देखिए, मनसबदारी व्यवस्था का मनसबदार कौन है, मनसबदार कौन है, मनसबदार और जागीरदार, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अलग अलग पढ़ेंगे तो टाइम ही चला जाएगा हमारा और चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। रिलेट करने के लिए मैं एक साथ ही बता रहा हूं। मनसबदार वो हर इंसान है जो सरकार का अधिकारी है। मनसबदार मतलब क्या, मनसबदार का सामान्य अगर शब्दों में अगर उसका मतलब समझाए तो सरकार का अधिकारी, सरकार का अधिकारी। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लें, ऑल द ऑफिसर्स ऑफ मुगल किंगडम वर नोन एज मनसबदार। सिंपल सी बात है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं मुगल किंगडम में, मुगल एम्पायर में, उन सबको क्या कहा जा रहा है, मनसबदार कहा जा रहा है। ऑल द ऑफिसर्स ऑफ मुगल किंगडम were known as मनसबदार। ठीक है, वो सारे ऑफिसर जो मुगल सल्तनत में, मुगल साम्राज्य में कार्य कर रहे हैं, वो सारे जो है हमारे मनसबदार कहलाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जागीरदार कौन है, वह व्यक्ति जिसे जागीर प्राप्त है, जागीर मिला है, उसे क्या कहेंगे, जागीरदार। जागीर का मतलब अगर यहां पे अगर सिंपल सा लिख दूं तो मैं, जागीर का मतलब हो गया पीस ऑफ लैंड। क्या है, पीस ऑफ लैंड। जागीर का मतलब क्या है, पीस ऑफ लैंड है। तो मनसबदार और जागीरदार समझ में आ गया। जागीरदार वो व्यक्ति है जिसके पास जागीर है, जिसको जागीर मिला है। जागीर कौन दिया है, किंग दिया है, बारे में बात करेंगे अभी बाद में। जागीरदार मतलब को कौन, जागीरदार किसको कहेंगे, जिसके पास जागीर है वो जागीरदार है। और मनसब का अर्थ क्या है, मनसब का अर्थ मैं बताऊंगा अभी। मनसबदार का अर्थ समझ लिया। मनसबदार मतलब क्या है, मनसबदार मतलब कि सरकार का अधिकारी। मनसबदार का मतलब क्या है, सिंपल मनसबदार का मतलब है कि सरकार का अधिकारी। जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, मनसबदार कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर है हमारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखा जाए तो ये जितने भी मनसबदार हैं, इनको वेतन मिलता था, सैलरी। इनको क्या मिलता था, वेतन 2 रूप में मिल रहा है इनको। या तो इनको कैश में मिलेगा, या फिर लैंड के रूप में मिलेगा, या तो नगद मिलेगा, या फिर लैंड यानी भूमि के रूप में मिलेगा। और भूमि के रूप में मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, जागीर कहेंगे। तो ये जो जागीर होल्ड कर रहे हैं, होल्डर्स ऑफ जागीर वर नोन एज जागीरदार। दोज पीपल हु होल्ड जागीर was known as जागीरदार। और जो कैश जिनको मिल रहा है सैलरी के रूप में, उनको नकदी जागीरदार कहेंगे। यानी कि जितने भी मनसबदार हैं, मनसबदार्स वर पेड सैलरी इन बोथ कैश एंड जागीर।
मनसबदार ये जितने हैं, जितने भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, तो सैलरी तो मिलेगी उनको। और जब सैलरी मिल रही है तो सैलरी किस रूप में मिल रही है? कैश के रूप में भी मिल रही है और जागीर के रूप में मिल रही है। और जागीर का अर्थ क्या है? पीस ऑफ लैंड है। तो जब भी किसी मनसबदार को कैश में अगर सैलरी मिल रही है तो उसको हम लोग कहेंगे नकदी मनसबदार। जब भी किसी मनसबदार को सैलरी कैश में मिल रही है तो उसको क्या कहेंगे? नकदी मनसबदार। मनसबदार। अभी मैं बस आपको अर्थ समझा रहा हूं। और जब भी किसी मनसबदार को जागीर के रूप में मिलेगा सैलरी तो उसको कहेंगे जागीरदारी मनसबदार। जागीरदारी मनसबदार। मनसबदार। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? मनसबदार और जागीरदार का मतलब यहां पे आपको समझ में आ गया होगा ही होगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कि मनसब का अर्थ क्या है, जागीरदार का अर्थ क्या है? ठीक है, चलिए बाकी यहां पे जो लिखा गया है कि मनसब का अर्थ क्या है, यहां पे टर्म मनसब का मतलब क्या है ये भी साथ में समझ चाहिए। मनसब का टर्म क्या है? मनसब का मतलब क्या है? पोजीशन, रैंक और स्टेटस। पोजीशन, रैंक और स्टेटस। आपका क्या पोजीशन है, आपका क्या रैंक है और क्या स्टेटस है मुगल हायरार्की में, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर में। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर या हायरार्की कहिए, जो भी कहिए आप, स्ट्रक्चर में आपका क्या पोजीशन है, क्या रैंक है और क्या स्टेटस है, ये मनसब बताता है। तो मनसब का यही अर्थ होता है कि पोजीशन, रैंक और स्टेटस। ऑफिशियल हायरार्की में ये इंडिकेट करता है कि आप कितने रैंक के मनसबदार हैं। आप किस रैंक के मनसबदार हैं, मतलब आपके पास कितना, आप किस रैंक के मनसबदार हैं। तो मनसबदार जो है आपका, मनसबदार का मतलब यही हुआ, मनसबदार वो होगा जो मनसब होल्ड करे। और मनसब का मतलब क्या है? रैंक, पोजीशन और स्टेटस। ठीक है, तो मनसबदारी का मतलब समझ में आ गया आपको। कोई भी क्वेश्चन आपको मन में आ रहा है तो आप क्वेश्चन जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मनसबदारी के अर्थ में, अगर मनसबदारी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो, मनसबदारी समझ में अगर नहीं आया आपको तो मनसबदारी का मतलब ये हो गया। अब जागीरदारी का मतलब समझिए। तो जागीरदारी का मैंने बताया कि अगर किसी मनसबदार को वेतन के रूप में मिल रहा है तो नगद, और नगद कहेंगे, कैश के रूप में मिल रहा है तो सैलरी, और किसी किसी मनसबदार को जागीर के रूप में भी सैलरी मिल रहा है। तो जागीर का मतलब क्या होगा? अगर किसी को मान लो हम जागीर दे दिए, किसी मनसबदार को अगर मान लो हम जागीर दे दिए, जागीर मतलब क्या? लैंड दे दिए उसको, अगर भूमि दे दिए, तो क्या वो भूमि का मालिक हो जाएगा? तो नहीं, भूमि का मालिक वो नहीं होगा। वो भूमि से राजस्व की वसूली करेगा। हाँ, हो सकता है कि वो जमींदार के माध्यम से करे, किसी और के माध्यम से करे, लेकिन भूमि का मालिक होने का उसके पास जो है भू स्वामित्व का अधिकार नहीं है। वो भू स्वामित्व नहीं बनेगा, भूमि का मालिक नहीं बनेगा। तो क्या जागीर भू स्वामित्व है? भू स्वामित्व है मतलब कि क्या जागीर, अगर मान लो किसी मनसबदार को जागीर मिल गया है तो क्या उस भूमि का मालिक हो गया? नहीं, वो भूमि का मालिक नहीं हुआ। भूमि का मालिक कौन है? कृषक है, किसान है। भूमि का मालिक कौन है? कृषक है, किसान है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है आपको? अब यहां पे क्वेश्चन एक और आता है, एक क्वेश्चन यहां पे और आता है कि क्या प्रत्येक मनसबदार जागीरदार होता था? क्या प्रत्येक मनसबदार जागीरदार होता था? जागीरदार होता था? क्या प्रत्येक मनसबदार जागीरदार होता था? क्या सारे मनसबदार को हम जागीरदार कह सकते हैं? एक और क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि क्या प्रत्येक जागीरदार मनसबदार होता था? मनसबदार होता था? कि क्या प्रत्येक मनसबदार जागीरदार होता था या क्या प्रत्येक जागीरदार मनसबदार होता था? तो आइए एक एक करके इसको समझते हैं। पहला वाला 1 और 2, 1 वाले को समझते हैं। पहले कह रहे हैं यहां पे क्या प्रत्येक मनसबदार जागीरदार होता था? मैंने आपको बताया कि मनसबदार जो होते थे उनको सैलरी मिलती थी, और सैलरी 2 रूप में मिलती थी, या तो उनको लैंड के रूप में मिलती थी या फिर कैश के रूप में मिलती थी। तो यहां पे इसका आंसर हम कह सकते हैं कि नो, सारे मनसबदार जागीरदार नहीं होते थे। प्रायः होते थे, प्रायः जनरली देखा जाए तो होते थे, लेकिन सारे नहीं होते थे।
प्रत्येक नहीं होते थे, प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं होता था। तो इसका आंसर सिंपल सा है नो। नगद वेतन भी दिया जाता था, नगद यानी कि कैश में सैलरी यानी कि हमारा वेतन दिया जाता था। तो जब वेतन और कैश में सैलरी दिया जा रहा है तो हर एक मनसबदार जागीरदार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो छोटे छोटे मनसबदार हुआ करते थे और बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनको सैलरी के रूप में जो है वेतन दिया जाता था। तो यहां पे हमारा पहला वाला मसला क्लियर है कि नहीं भाई, सारे मनसबदार जो है जागीरदार नहीं होते थे। अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्या प्रत्येक जागीरदार मनसबदार होता था? दूसरा, इसके भी आंसर है नो। सारे जागीरदार भी मनसबदार नहीं होते थे। तो आप उससे पूछोगे कि अब अभी आपने बताया कि भाई मनसबदार जो होते थे उनको सैलरी जागीर के रूप में मिलता था। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अच्छे से समझ, ये थोड़ा माफ कीजिएगा हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसको अच्छे से समझिए। मैंने बताया कि सारे मनसबदार को जो सैलरी मिलती थी वो 2 रुपये मिलती थी। या तो उनको कैश मिलेगा या फिर लैंड मिलेगा। लैंड मतलब क्या? जागीर। और यहाँ पे क्वेश्चन ही उठता है कि क्या प्रत्येक जितने भी जागीरदार थे क्या वो मनसबदार होते थे? तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग थे जो जागीर पाते तो थे पर मनसबदार नहीं होते थे। ऐसे लोग थे, यहां पे आप लिख लीजिए कि कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो जागीर पाते थे, जागीर पाते थे लेकिन मनसबदार नहीं होते थे, लेकिन मनसबदार नहीं होते थे, मनसबदार नहीं होते थे। मेरा मकसद होता है जितनी भी बातें मैं बोलूं उसको लिख भी दूं। लिखने से कारण ये होता है कि आप अगर लिख भी रहे होगे तो आप लिख भी लोगे, या फिर लिखने से आपको चीज़ें लिखते हुए दिखती हैं तो आपके जो माइंड है वहाँ पे वो चीज़ें जो है बैठती भी हैं और वो चीज़ें समझ में आती हैं, आप उसको अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हो। ठीक है, तो कहा यहाँ पे कि कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो जागीर पाते थे लेकिन मनसबदार नहीं होते थे। मान लो कि राजा जो है, अकबर जो है, जो हमारा शहंशाह जो है, जो हमारा बादशाह जो है, वो खुश हो गया किसी से बहुत ज़्यादा। किसी ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई और जाकर राजा अकबर के सामने ले गया और अकबर बोला वाह क्या पेंटिंग बनाए हो, जाओ मैं तुमको जागीर देता हूँ। तो जागीर तो दे दिया उसको, लेकिन क्या उसको मनसबदार बनाया? नहीं बनाया मनसबदार। जागीर दिए कि ले जाओ भाई, तुमको इतना जो है यहाँ का जो है जागीर तुमको दे रहा हूँ, 2 गांव का जागीर तुमको मिल जा रहा है, तुम वहां पे जाओ भाई, तुम्हारा जो है तुमको गिफ्ट रिवार्ड दे रहा है। रिवार्ड एक तरह से कह सकते हैं, पारितोषित कहते हैं इसको हिंदी में, रिवार्ड दे रहा है। तो किसी को अगर रिवार्ड देना हो तो रिवार्ड दे दिया, उसको जागीर के रूप में दिया, लैंड के रूप में दिया, लेकिन वहां पे उसको मनसबदार नहीं बना रहा है। तो अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि सारे जागीरदार मनसबदार नहीं होते थे, लेकिन प्रायः अगर देखा जाए इस केस में तो प्रायः सारे मनसबदार जागीरदार होते थे। प्रायः मैं बोल रहा हूं, प्रायः मतलब जनरली होता था, जनरली जागीरदार होता था। यहां तक आपको चीजें क्लियर है, आई होप। तो एक चीज आप यहां पे एक कंक्लूजन हम निकालें। कंक्लूजन क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि ज्यादातर मनसबदार जागीरदार था और ज्यादातर जागीरदार मनसबदार था। देखिए, जब तक इसको अच्छे से आप समझिएगा नहीं तब तक जो है चीज़ों को अच्छे से सुनिएगा नहीं, देखिएगा नहीं, और अगर स्किप करके आप वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट है। तो मैंने इसका कंक्लूजन क्या निकाला कि ज़्यादातर देखा जाए तो ज़्यादातर हमारा मनसबदार जागीरदार है और ज़्यादातर जागीरदार मनसबदार है। अब आप इसको जो है अब इससे आप रिलेट करके आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो है ये पहला जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। तात्पर्य मीनिंग हमने समझ लिया। मीनिंग हमने देखा मनसबदार का क्या अर्थ है, जागीरदार का क्या अर्थ है, जागीर का क्या मतलब है, मनसब का क्या मतलब है, क्या सारे जागीरदार मनसबदार होते थे, क्या सारे मनसबदार जागीरदार होते थे, ये सारे जो हमने देख लिया। अब बात करेंगे मनसबदार और जागीरदार का अंतर। ये भी हमने समझ लिया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, इसी में हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो है जात और सवार वाली बात आती है। जात और सवार क्या है?
जात और सवार में क्या अंतर है, ये एक नई चीज है। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं, जात और सवार। ये मैंने सारा बनाया हुआ है, हाउ मनसबदारी वाज डिफरेंट फ्रॉम इक्तादारी, ये सब भी बात करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें तब समझ में आएंगी आपको जब तक मूलभूत चीज़ें जो हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। तो बेसिक पहले मैं क्लियर करूंगा, फिर आपको जो है स्टैंडर्ड पे जाएंगे। ये बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। जात और सवार क्या है, एक एक लाइन में मैं आपको अगर लिख के बताऊं कि जात ये है, तो जात और सवार एक लाइन में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जात इंडिकेट द पर्सनल पे एंड स्टेटस ऑफ अ नोबल। जात indicated the personal pay and status of a noble। जरूरी नहीं है सिर्फ नोबल ही हो, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। सवार का मतलब क्या है, सवार का मतलब क्या है, द actual number of horsemen he was expected to entertain। ये मैंने एक एक लाइन में बताया, अब आपको अच्छे से समझाऊंगा जात का मतलब क्या है, सवार का मतलब क्या है। अच्छा, ये चीज जात और सवार को समझने से पहले मनसबदारी और जागीरदारी में दो तीन चीजें और मैं आपको बता दूं। मनसबदारी व्यवस्था में देखा जाए, इसको जात और सवार को अभी आप रहने दीजिए, यहीं पे आपको मैं बताऊंगा। अभी एक चीज मैं भूल गया आपको बताना, उसको जो है कंप्लीट करा दें। मनसबदारी सिस्टम में देखा जाए, एक चीज मैं बताना भूल गया था, माफ कीजिएगा। मनसबदारी व्यवस्था में रैंक होता था। रैंक मिनिमम जो होता था वो 10 हो सकता था, और मैक्सिमम कितना हो सकता था, 10,000 हो सकता था। यानी 10,000 से 10 से लेकर 10,000 तक जो है वो रैंक मिलता था मनसबदारी। मनसब बोलते जिसको मनसब मैंने बोला, आप 5,000 के आप मनसबदार हैं, आप 10,000 के मनसबदार हैं, आप 4,000 के मनसबदार हैं, आप 3,000 के मनसबदार हैं, आप 2,000 के मनसबदार हैं। तो मनसबदार मतलब क्या, जो रैंक, जो पोजीशन और जो स्टेटस है मुगल हायरार्की एडमिनिस्ट्रेशन में, वो दिखाता था। तो आप मिनिमम आपका 10 मनसबदार हो सकते हैं और 10,000 मनसबदार हो सकते हैं। 10,000 जो होता था सबसे हाईएस्ट होता था, 10 जो होता था सबसे लोवेस्ट होता था, लो होता था ये, और ये सबसे हाईएस्ट होता था 10,010। 10,000 अनुमम जो है देखने को नहीं मिलता है। जो प्रैक्टिकल हाईएस्ट था वो 7,000 था। 7,000 जिसमें हम लोग राजा मान सिंह को देखते हैं, मिर्जा अजीज कोका को देखते हैं, जिसमें मिला हुआ है 7,000 का मनसबदार, 7,000 ही मनसबदार थे वो। ठीक है, यहां तो चीजें क्लियर है हमारी। 10,000 तो था, लेकिन 10,000 किसी को मिलता था वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। मिलता था जो साहबजादे थे, जो प्रिंस थे, उनको मिलता था। लेकिन आम लोगों को, जो आम मनसबदार थे, उनको 10,000 तक का या 7,000 तक का नहीं मिलता था। एक्सेप्शन था ये। प्रैक्टिकली हाईएस्ट जो था वो 7,000 था। ठीक है, अनुमान देखा जाए तो 500, 1,000, 2,000 के मनसबदार हुआ करते थे। ठीक है, अब 10 से लेके 10,000 के बीच में जो है 33 रैंक बनाए गए थे। 33 रैंक थे। अच्छा, ये 10 है, ये 20 है, ये 100 है, ये 150 है, ये 150 मैं बोल रहा हूँ, 200 है, 600 है, 1,000 है, ऐसे 33 रैंक बनाए गए थे। हो कितने सकते थे, 66 हो सकते थे, 66 हो सकते थे, लेकिन बनाए कितने गए थे, 33 थे। वो कितने सकते थे, 66 हो सकते थे। अब यहां पे 3 चीजें जानना जरूरी है। 3 चीजें क्या है हमारी, 66 मैंने बताया, 66 हो सकता, 66, 33 और 3, 66, 33 और 3। जब आप अकबरनामा पढ़िएगा, अबुल फजल ने जो लिखे है अकबरनामा, इसमें अकबर के बारे में, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अकबर के बारे में सारी चीजें जो है उसके पूरे टेन्योर के बारे में अकबरनामा में लिखी गई है। 3 वॉल्यूम है उसका, 3rd वॉल्यूम को हम लोग अकबरी कहते हैं। तो अकबरनामा में ये सारी बातों का जिक्र किया गया है, अबुल फजल ने किया है। तो 66 मैंने बताया कि 66 रैंक हो सकते थे कितने, 33। और 33 में से 3 कैटेगरी बनाई गई। 33 में 3 कैटेगरी बनाई गई। ये 3 कैटेगरी क्या है, 3 कैटेगरी अब समझिए, ये जानना बहुत जरूरी है, अच्छे से समझिए इसको।
तीन कैटेगरी क्या है? अगर आप 10 से लेके 500 तक के मनसबदार हैं, आप 10 से लेके 500 तक के मनसबदार हैं, तो आपको मनसबदार कहा जाएगा। आप मनसबदार ही कहलाएंगे, मनसबदार। ठीक है। अगर आप 10 से लेके 500 तक के मनसबदार हैं तो आप मनसबदार ही कहलाएंगे। आप 500 से लेके अगर 2500 तक के मनसबदार हैं तो आपको अमीर कहा जाएगा, अमीर, अमीर कहा जाएगा। और अगर आप 2500 से ज्यादा के मनसबदार हैं तो आपको कहा जाएगा अमीर ए आजम, अमीर ए आजम। आपको कहा जाएगा अमीर ए उम्दा, अमीर ए उम्दा। आपको कहा जाएगा अमीर ए उमरा, अमीर ए उमरा। तो ये समझ में आ गया आपको कि सबसे लोएस्ट रैंक कितना हो सकता था? 10। अब 10 मनसब के मनसबदार हैं, अब 10,000 मनसब के मनसबदार हैं, हाईएस्ट हो सकता था। प्रैक्टिकल कितना पॉसिबल था? 7,000। 7,000 भी बहुत गिने चुने लोगों को मिलता था। 5,000 तक ही ये लोग रह जाते थे, नोबल्स वगैरह जो अमीर उमीर लोग थे, ये 5,000 तक ही रह जाते थे। 7,000 जो जो रिलेटिव थे, जो शहंशाह के बादशाह के जो प्रिंसेस हुआ करते थे, प्रिंस हुआ करते थे, उन लोगों को मिलता था ये सब। राजकुमार वगैरह को मिलता था, जो ये सबसे ज्यादा मनसब जो रैंक होता था। 33 रैंक थे हमारे। अबुल फजल ने कहा है अकबरनामा में 33 रैंक थे। हो कितने सकते थे? 66 हो सकते थे, लेकिन थे कितने? 33। अब इन 33 में भी 3 कैटेगरी बनाया गया। आप ये लो कैटेगरी के मनसबदार हैं, मतलब लो कैटेगरी मतलब क्या? इनके पास कम रैंक है। अच्छा, इनसे ज्यादा ये है, इनके पास ज्यादा रैंक है। इनसे ज्यादा ये इनके पास है, तो इनके पास ज्यादा रैंक है। आप ऐसे मान लीजिए कि आप अगर इंडियन में अभी भारत में अगर देखें तो भारत में जो इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस में जो एक आईजी है, जो एक डीआईजी है, जो एक डीजीपी है, जो एक एसपी है, जो एक एसएसपी है ना, जो एक आईजी रेंज है ना, ये जितने भी लोग हैं ये क्या है? एक आईपीएस है तो आईपीएस, लेकिन रैंक क्या है इनका? अलग अलग है। यहाँ पे एसएसपी जो है एसपी से बड़ा है, एसएसपी से बड़ा आईजी है, आईजी से बड़ा डीआईजी है, डीआईजी से बड़ा डीजीपी है, सबसे बड़ा डीजीपी है। वैसे ही ऐसे ही समझिए, यहाँ पे ये भी सारे मनसबदार ही हैं। ये भी मनसबदार है, ये भी मनसबदार है, ये भी मनसबदार है, लेकिन इसकी कैटेगरी बना दी गई है कि अच्छा आप कम के मनसबदार हैं, आप उससे ज्यादा के मनसबदार हैं, आप सबसे ज्यादा मनसबदार हैं, इनकी ज्यादा इज्जत होगी। मतलब ज्यादा इज्जत का मतलब क्या है? इनके पास ज्यादा पावर है, इनके पास ज्यादा रैंक, हाईएस्ट रैंक इनके पास। ये मान लो डीजीपी साहब हैं, डीजीपी लोग की तरह है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं किसी स्टेट के, ऐसे अभी की तरफ से कंपेयर करके देखोगे तो यहां तक चीजें क्लियर है। अगर जात और सवाल मैं बताऊंगा, अभी एक दो चीजें ये जो मैंने शुरू किया है इसको समझा दूं आपको। तो ये वाला जो टॉपिक था हमारा, ये कंप्लीट हो गया। मैंने एक बार बीच में बताया था आपको, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। ये अमीर उमरा, अमीर, मनसबदार, अमीर उम्दा, अमीर आजम, ये बता दिया मैंने। 3 श्रेणियां जो थी वो बता दी मैंने। ऐसे धीरे धीरे सारी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे आपको। बस आप ध्यान से देखिए, आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा। अब आप पूछेंगे मेरे से, एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता था कि जो मनसबदार हैं, मनसबदार हैं, इनको जागीर कहां मिलता था? जागीर कहां मिलता था? कहां मिलता था मनसबदार को? जागीर कहां मिलता था? प्रायः देखा जाए, जनरली क्या होता था, जनरली अगर देखा जाए, प्रायः देखा जाए तो ये जहां के मनसबदार होते थे वहां का जागीर इनको नहीं मिलता था। यानी कि मनसबदार की नियुक्ति जहां हो रही है वहां का उन्हें जागीरदार नहीं बनाया जाता था। तो प्रायः क्या लिखा बोला मैंने? प्रायः मैंने ये बोला कि मनसबदार की नियुक्ति, मनसबदार की नियुक्ति के क्षेत्र में, नियुक्ति के क्षेत्र में नहीं मिलता था। मनसबदार को नियुक्ति के क्षेत्र में नहीं मिलता था, मतलब वहां का जागीर नहीं मिलता था उसको। मतलब अगर आप इस एरिया के मनसबदार हैं तो आपको इस एरिया का जागीर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ताकि शासन की जो व्यावसायिकता है, जो प्रोफेशनलिज्म है, वो बनी रहे। प्रोफेशनलिज्म को बनाने के लिए ये व्यवस्था किया गया था। प्रोफेशनलिज्म को बनाने के लिए व्यवस्था किया गया था।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे कि अगर आप यहाँ के मनसबदार हैं, इस एरिया के मनसबदार हैं, तो इस एरिया का जागीरदार जो जागीरदार आपको नहीं बनाया जाएगा, इस एरिया का जागीर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको चीजें? कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। तो इस एरिया का जागीरदार आपको नहीं मिला, जागीर नहीं मिलेगा आपको। जागीर कहां का मिलेगा? आप यहां के मनसबदार हैं, यहां का जागीर मिल सकता है आपको, कहीं और का जागीर मिलेगा आपको। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए आगे देखिए आगे क्या है। तो मैंने बताया कि मनसबदार को जहां पे नियुक्ति होती थी उस क्षेत्र का जागीर नहीं मिलता था। इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि वहां पे व्यावसायिकता बनी रहे, प्रोफेशनलिज्म बने रहे। इसका मतलब क्या है? आप सोच रहे होंगे प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए आपकी आपको देखो, मनसबदार जो होते थे उनको दो काम मिलता था, उनको दो काम करना पड़ता था। दो काम उनको करना पड़ता था। एक काम उनका क्या था, जब जात और सवार बताऊंगा तो मैं अच्छे से एलोबरेट करूंगा वहां पे। एक काम तो उनका ये था कि उनका जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे वो, ठीक है। दूसरा काम क्या करना था, उनको जो है अपने अंडर जो है एक सैनिक की टुकड़ी जो है मेंटेन करना पड़ता था, सेना मेंटेन करना पड़ता था। ठीक है, मान लीजिए ये कोई 50 गांव है, 50 गांव है और 50 गांव का आपको जागीर दे दिया गया कि लीजिए भाई मानसबदार साहब आप जाइए, आपको 50 गांव का जागीर दिया जाता है। ठीक है, वहां से उसने रेवेन्यू वहां से कलेक्ट किया, रेवेन्यू कलेक्ट किया और रेवेन्यू जो उसने कलेक्ट किया वो उसकी क्या हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी। लेकिन जो सैलरी होता था वो फिक्स, सैलरी कहां से फिक्स होती थी, वो फिक्स करता था। मान लो किसी जगह मनसबदार की सैलरी 1 लाख है, किसी मनसबदार की सैलरी 1 लाख है, तो 1 लाख के अकॉर्डिंग जो है उसको गांव दे दिया जाएगा, 1 लाख के अकॉर्डिंग उसको जागीर दे दी जाएगी। किसी मनसबदार की सैलरी 1 लाख है तो 1 लाख के हिसाब से उसको मान लो 50 गांव हुआ, 10 गांव हुआ, 40 गांव हुआ, जितने गांव से 1 लाख की अगर रेवेन्यू जो है राजस्व की वसूली हो जाएगी, उतना का 1 लाख का उसको जो है, उतने का गांव का जो है उसको जागीर दे दिया जाएगा, उतने उस मनसबदार को। अच्छा मान लो ठीक है, अब जो है 50 गांव से उसको 1 लाख की वसूली करनी थी, 1 लाख की वसूली करनी थी। क्यों? क्योंकि उसका 1 लाख का सैलरी है। अच्छा, सैलरी में सिर्फ उसका एक तो पर्सनल सैलरी होता था, पर्सनल होता था, और एक क्या होता था, जो वो सवार मेंटेन कर रहा है, सवार मैंने बताऊंगा, जो वो घोड़ों को मेंटेन कर रहा है ना, जो सेना की टुकड़ी मेंटेन कर रहा है, तो उसको भी मैनेज करने के लिए पैसा उसमें इंक्लूडेड होता था। ये 1 लाख की सैलरी आप ये मत समझिए सिर्फ मनसबदार को मिल रहा है सैलरी, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए जो है ये सिर्फ जो है ये मनसबदार को मिल रहा है। मनसबदार को सिर्फ नहीं मिल रहा है, ये उसको अपना पर्सनल सैलरी भी मिल रहा है और साथ ही साथ उसको क्या मिल रहा है, उसको उस जो सेना की टुकड़ी मेंटेन किया हुआ, जो घोड़ों को मेंटेन किया हुआ है, उसको देख रेख करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए भी उसको पैसा उसी में मिल रहा है। तो मान लीजिए कि 50 गांव आपको जागीर के रूप में मिला और 50 गांव से आपको 1 लाख की जो है वसूली करनी थी, 1 लाख को आपको 1 लाख रेवेन्यू जो है कलेक्ट करना था, 1 लाख जो है राजस्व की वसूली करनी थी आपको। लेकिन मान लीजिए उस साल उपज में कमी हो गई, प्रोडक्शन शॉर्टेज हो गया, प्रोडक्शन शॉर्टेज हो गया, किसी भी कारण हो सकता है प्रोडक्शन का शॉर्टेज। मान लीजिए वहां पे बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, मान लीजिए वहां पे ड्रॉट आ गया, बहुत तेज बारिश हो गई, मान लीजिए हैवी रेन हो गया, कोई भी कारण हो सकता है, एक्सेट्रा लिख लीजिए यहाँ पे, एक्सेट्रा, कोई भी कारण हो सकता है। इन कारणों की वजह से वहां पे उपज में कमी हो गई, प्रोडक्शन जो है शॉर्टेज हो गया प्रोडक्शन का। ठीक है, अब जब प्रोडक्शन शॉर्टेज हो गया तो जाहिर सी बात है कि उपज नहीं हुआ है, तो लोग उतनी की रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए वहां पे 100% का अगर प्रोडक्शन होता था तो 100% में से आप 40% रेवेन्यू लेते थे, 40% रेवेन्यू लेते थे, 100% प्रोडक्शन होता था। तो अब मान लीजिए प्रोडक्शन ही जो है वो 80% हुआ है, 80% प्रोडक्शन हुआ है। अब क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पे किसी कारणवश जो है उपज में कमी आ गई है, बाढ़ आ गया है, सूखा पड़ गया है, कुछ भी हुआ है। अभी भी 80% हुआ है, तो क्या आप 80% अपना 1 लाख रुपए लेने के लिए क्या आप अपना जो ये परसेंटेज जो फिक्स किया गया कि आप 40% रेवेन्यू लेंगे उसको बढ़ा देंगे? नहीं, नहीं बढ़ा सकते हैं। आप अभी भी 40% रेवेन्यू लेंगे, और जब 40% आप रेवेन्यू लेंगे तो जाहिर सी बात है कि 80 का जो है 40% कम हो जाएगा, 32 के आसपास आएगा।
अच्छा मान लो इससे भी कम हो गया, तो अगर मान लो कि 60% ही प्रोडक्शन हुआ तो अब इसका 40% निकालेंगे तो और भी कम हो जाएगा। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो सैलरी है, जो वेतन है मनसबदार का, उसमें उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, उसमें उसको समस्या आ रही है। समस्या क्या आ रही है कि जितना जितना वेतन उसको मिलना चाहिए था उतना मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मान लो कि ये इतना एरिया था, एक मिनट पेज ऐड कर दूं मैं। मान लो कि ये इतना एरिया था और इस एरिया से जो बादशाह है उसने अनुमान लगाया कि इस एरिया से 1 लाख की वसूली होगी, और 1 लाख की वसूली होगी तो 1 लाख के अनुसार जो है किसी मनसबदार को उतना एरिया दे दिया, उतना जागीरदार बना दिया, उस एरिया का जागीर दे दिया। अब इस एरिया से 1 लाख की वसूली ही नहीं हो रही है। अब मनसबदार पे तो दोहरा मार पड़ रहा है। पहला, उसका जो पर्सनल सैलरी है उसमें तो जाहिर है, साथ ही साथ जो उसको सवार मेंटेन करना है, जो घोड़े मेंटेन करने हैं उसको, उसमें भी मार खा रहा है, वो भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे जो नंबर ऑफ घोर्सेस जो मेंटेन करने पड़ते थे मनसबदार को, वो भी मेंटेन नहीं कर पा रहे उसके रैंक के अकॉर्डिंग। अब यहां पे आ गया दिक्कत, अब यहां पे होगी परेशानी। क्या परेशानी होगी समझिए, इसको अच्छे से समझिएगा ध्यान से, कि वेतन मिलता था जागीर से, और जागीर का आय जो था वो निश्चित नहीं था, वो फिक्स्ड नहीं था, वो अनिश्चित था। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि वेतन किस रूप में मिलता था? वेतन मिलता था जागीर के रूप में। सैलरी किस रूप में मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है जागीर के रूप में। और जो जागीर से जो आय मिल रहा है, जागीर से जो इनकम हो रहा है, जागीर से जो आय हो रहा है, वो क्या है? वो तो अनिश्चित है। वो क्या है? अनिश्चित है। इस साल मान लो मैंने बताया कि इस साल 80% ही हुआ, इस साल 60% हुआ, कभी 50% ही हुआ प्रोडक्शन, तो क्या कीजिएगा? तो इनकम तो अनिश्चित है ना तुम्हारा, अनस्टेबल है, स्टेबल तो नहीं है, अनिश्चित है, स्टेबल नहीं है तुम्हारा इनकम। यानी अनुमान के अनुसार प्राप्ति नहीं हो रही। मान लो अनुमान लगाया गया कि 1 लाख जो है इस एरिया से मिलेगा, अनुमान लगाया गया, लेकिन प्राप्ति कितने की हो रही है? प्राप्ति तो हो रही है मान लो 60,000 की ही। अनुमान लगाया गया था 1 लाख का, प्राप्ति हो रहा है 60,000 का। अब यहां पे दिक्कत हो गया। परेशानी किसको हो रही है? मनसबदार को परेशानी हो रही है। चोट किसको पहुंच रहा है? मनसबदार को चोट पहुंच रहा है। और यही कारण है कि मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था में संकट का कारण जो है ये बन गया था। अच्छा मान लो आप सोचेंगे कि चलो भाई इसको नुकसान हुआ, तो क्या आप बोलेंगे कि चलो भाई बादशाह मदद कर देगा? बादशाह नहीं, बादशाह कहते थे उसको, बहुत नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे। बादशाह मदद कर देगा, मैं बादशाह बता रहा हूं, बादशाह मदद कर देगा। लेकिन यहां पे कंपनसेशन की व्यवस्था ही नहीं है ना भाई, कंपनसेशन की व्यवस्था नहीं है। क्षतिपूर्ति जो हुई है, क्षति किस लिए हो गई भाई? बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, फ्लड आने से जो है क्षति हो गई, ड्राउट आ गया, सूखा पड़ गया, क्षति हो गई। तो ये क्षति की पूर्ति कौन करेगा? इस क्षति की पूर्ति करने का तो व्यवस्था करना चाहिए बादशाह को, राजा को, लेकिन यहां पे वो व्यवस्था ही नहीं है। यानी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं है। और जब क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं होगी, मनसबदार को अनुमान के मुताबिक जो है, अनुमान के अनुसार प्राप्ति नहीं होगी, तो मनसबदार पे जोर पड़ेगा, मनसबदार जो है विद्रोह करना शुरू कर देगा। और यही विद्रोह होता है अकबर के खिलाफ। अब मनसबदार क्या करेगा? बताइए आप। यहां पे तो मनसबदार का कोई गलती नहीं है। मनसबदार की यहां पे क्या गलती? मनसबदार को मान लो मनसबदार जो है उसको किसी एरिया का जागीर मिला, और जागीर मिलने के बाद जो है वहां से जो भी राजस्व की प्राप्ति हो रही है वो अपना काम सही से कर रहा है। अब उतना प्राप्ति ही नहीं हो रही है तो कहां से अपना सेना मेंटेन करके रखेगा? कहां से घोड़े लाएगा? उसको बोला कि तुम ईरानी घोड़े लाओ, कहां से लाएगा ईरानी घोड़े? पैसे ही नहीं है उसके पास। अब यहां पे 2 वर्ड आता है। 2 वर्ड क्या आता है? जमा और हासिल। जमा और हासिल, ये 2 वर्ड समझिए आप। जमा और हासिल क्या है? जमा का मतलब हो गया अनुमानित रकम। मतलब आपने अनुमान लगाया कि इस एरिया से 2 लाख रुपए मिलेंगे, ये क्या हो गया? ये जमा हो गया। हासिल क्या है? वास्तव में
वास्तव में प्राप्त किया गया रकम 2 लाख का आपने अनुमान लगाया। अब मिला कितना भाई? 50,000। तो आप देख रहे हैं कि जमा और हासिल में कितना 1.5 लाख का अंतर हो गया भाई, अंतर हो गया यहां पे। और इसी कारण जो है मनसबदार का आय अनिश्चित होता था। जमा और हासिल में ही इतना ज्यादा अंतर है। मनसबदार का सैलरी फिक्स है, राजा ने फिक्स किया हुआ है कि चलो भाई तुमको 10,000 रुपए मैं दूंगा सालाना, मान लो 10,000 तुमको सालाना दूंगा, और तुमको 1,000 घोड़े रखने हैं, मान लो 1,000 जो है सेना मेंटेन करना, और उनको 100 रुपए देना है, 100 रुपए सालाना, तो 1 लाख ये हो गया, और 10,000 ये हो गया, प्लस 10,000 इन टोटल सैलरी कितनी बनी उसकी? 1,10,000 की बनी। 10,000। अरे भाई तो ये 1,10,000 जब उसको मिलेगा तभी तो वो सेना मेंटेन करेगा, तभी तो घोड़े मेंटेन करेगा। जब मिल ही नहीं रहा है तो कहां से मेंटेन करेगा? तो चलिए यहां तक चीजें कंप्लीट हो गई हमारी। एक टॉपिक यहां से हमें समझ में आया है। हमने बात किया कि कोई भी जागीर जो मिलता था मनसबदार को, वो उसी क्षेत्र में नहीं मिलता था जिस देर का वो मनसबदार होता था। मान लीजिए ये एक सूबा है। सूबा मतलब क्या हो गया? प्रोविंस मतलब जो मुगल साम्राज्य था, ये पूरा मुगल साम्राज्य था, इसको बांटा गया सूबा में, फिर उसको बांटा गया, आपको कैसे कर सकते हैं, सरकार में, सरकार को बांटा गया परगना में, परगना को बांटा गया जो विलेज है, शहर में, गांव में के स्तर पर बांटा गया। ये पूरा सभा था। अब इसको बांट दिया गया। मान लो कि इसको कैसे कहा जाता है कि मान लो कि 16 प्रांत बनाया गया, इसमें 16 प्रोविंस बनाया गया, काट के 16 प्रोविंस। अब ये 16 प्रोविंस में क्या होगा? अलग अलग परगना होगा, सरकार होगा। पहले सूबा, फिर सरकार, और फिर परगना। ठीक है। अब इसके नीचे ऐसे मान लो 16 प्रोविंस हैं। अब एक प्रोविंस के अंदर बहुत सारा सरकार होगा। सरकार मतलब क्या? डिस्ट्रिक्ट। सरकार मतलब कंफ्यूज मत होइए यहाँ पे, सरकार का मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गया, जोन समझिए आप। परगना का मतलब ब्लॉक समझ लीजिए, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं आपको। तो एक प्रोविंस, मान लो स्टेट, अभी का स्टेट जैसे हम लोग होते हैं, मान लो बिहार स्टेट है, बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो, 38 डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसे एक सूबा में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट होगा, तो बहुत सारे सरकार होंगे, और एक सरकार में बहुत सारा परगना होगा। अब मान लीजिए कि आप यहाँ के मनसबदार हैं, आपको यहाँ का जागीर दे दिया गया, तो ऐसा होता था। ठीक है। मतलब जहां के मनसबदार हैं वहां का आपको जागीर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ताकि शासन में प्रोफेशनलिज्म बनाई जाए। अगर आप यहां के ही मनसबदार हैं और यहां कहीं जागीर आपको दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप यहां का जो प्रोडक्शन है उसके डेवलपमेंट के लिए, वहां का जो खेती होती का जो काम है उसी में आप लगे रह जाएंगे, और यहां पे आप अपना पर्सनल गेन करवाने लगेंगे। तो ये सब करने के लिए व्यावसायिकता बनी रहे, प्रोफेशनलिज्म बनी रहे, इसके लिए ये व्यवस्था लाई गई थी कि आप जहां के मनसबदार हैं वहां का आपको जो है जागीर नहीं मिलेगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अब जात और सवार के बारे में बात करेंगे। तो जात और सवार के बारे में बात करने से पहले आपसे मैंने बहुत बार जागीर के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, उन टर्म्स को समझ लेते हैं अभी। ये सारी चीजें यहीं पे समझ लेते हैं, सारे टर्म्स को। इन सारे टर्म्स को जब हम एक बार समझ लेंगे तो चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। हम सभी जानते हैं कि जागीर जो है सैलरी के रूप में जागीर मिलता था मनसबदार को, सैलरी के रूप में जागीर मिलता था मनसबदार को। और उसका जो एक साल का जो इनकम होता था, एनुअल इनकम होता था, जिसको जमा और जमदानी कहते थे, उसके अनुसार जो है उसको जागीर दिया जाता था। ठीक है। और जिसको उसको तनख्वाह जागीर कहते हैं। मैं बताऊंगा उसको तनख्वाह जागीर क्या है। अब सबसे पहले आती है यहाँ पे वतन जागीर। वतन जागीर क्या है? मैं एक लाइन में सबको यहाँ पे बता दूंगा ताकि आपको जो है ज़्यादा समय भी ना लगे, और आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप बुक प्रेफर करें। वतन जागीर का मतलब यहाँ पे हुआ कि जब सबसे पहले वेतन जागीर पढ़ते हैं, ये ईजी है। सबसे पहले वेतन ईजी से शुरू करते हैं। वेतन जागीर मतलब मनसबदार को जो सैलरी मिलता था उसको हम लोग वेतन जागीर कहते थे। मनसबदार को जो वेतन के रूप में सैलरी मिलता था, वेतन के रूप में उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेतन जागीर। ये चीजें क्लियर है? कोई वेतन जागीर क्लियर है आपको? ठीक है, वेतन जागीर कहते हैं उसको। अब दूसरा आता है हमारा
वेतन जागीर के बाद सुयूरगल। सुयूरगल क्या है कि मान लो कि तुम किसी के मदद के लिए तुम उसको जागीर दिए, वो मनसबदार नहीं है, मदद करने के लिए किसी को जागीर दे दिए, इनाम के तौर पे किसी को जागीर दे दिए। किसी ने बहुत अच्छा काम किया सोसाइटी में, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, कल्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, सोसाइटी में बहुत अच्छा काम किए, उसकी एक्टिविटी को देखते हुए उसको रिवार्ड करना चाहते हो, उसके रूप में तुम किसी को जागीर दे दिए, तो उसको हम लोग कहेंगे सुयूरगल। यानी वो मनसबदार नहीं होगा, ये मनसबदार नहीं होता था, इसको मदद के लिए किसी को दे दिए, मदद के लिए, या इनाम के तौर पे दे दिए, इनाम के तौर पे। राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिए आप, मैं बोल भी रहा हूं तो आप अपनी चीजों को यहां पे लिख भी सकते हैं। इनाम के तौर पे किसी को दे दिया या मदद के लिए दे दिया, तो उसको सुयूरगल कहेंगे। ठीक है। वतन जागीर क्या है? वतन जागीर का मतलब हुआ कि आप यहाँ के, आप यहीं के जो है, मतलब आपके अपने वतन में ही जो है जागीर मिल जाए, अपने प्रदेश में जब आपको जागीर मिल जाए तो उसको कहेंगे वतन जागीर। तो बहुत सारे ऐसे राजपूत थे, बहुत सारे ऐसे राजपूत थे, बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जिनको उन्हीं के एरिया में उनको जो है जागीर दे दिया गया। इसको हम लोग कहते हैं वतन जागीर। यानी कि जब अपने प्रदेश में जागीर मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे? वतन जागीर। इसको क्या कहेंगे? वतन जागीर। The jagirs allotted to the territorial Rajput chieftains or zamindars in lieu of their salary after their induction in the Mansab system was known as वतन जागीर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कि बहुत सारे राजपूत जो हैं वो, ये राजपूत नीति के, राजपूत जो पॉलिसी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, राजपूत पॉलिसी का भी एक जो है ये नतीजा था कि आपको जो है, आप जैसे कि मान लो कि राजा भारमल है, राजा भारमल जो है मान लो कि बने, राजा भारमल है या फिर महाराजा जसवंत सिंह थे, महाराजा जसवंत सिंह को वतन जागीर दिया गया, मारवाड़ के थे, मारवाड़ का जो है उनको वतन जागीर दिया गया, या फिर राजा भारमल है उसको उसके एरिया का जो है दे दिया गया जागीर, तो उसको अपने एरिया में दिया गया, अपने एरिया में जब दिया जाएगा तो उसको वतन जागीर कहेंगे। तो वतन जागीर समझ में आएगा, सुयूरगल समझ में आएगा, वेतन जागीर समझ में आएगा। अल्तमगा जागीर क्या है? अल्तगमा, अल्तमगा क्या है? ये अल्तमगा जागीर है, अल्तमगा जागीर। ठीक है, देखिए अल्तमगा जागीर जो है जहांगीर ने शुरू किया था, और जहांगीर ने वतन जागीर की तरह ही ये सुविधा जो है तुर्कों को दिया था। ठीक है ना, ये वतन जागीर की तरह ही था, और वतन जागीर की तरह सुविधा किसको दिया था? तुर्कों को दिया था। तुर्कों को किसने दिया था? जहांगीर ने। जहांगीर ने ही शुरू किया था, जहांगीर ने। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं खालसा भूमि। खालसा भूमि वो भूमि है जहां से, जिसका मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा दूँ, यहाँ पे एक यहाँ पे पेज ऐड करके, वेट, खालसा, खालसा भूमि। खालसा भूमि क्या है? खालसा भूमि वो भूमि है जो जो बादशाह के अंडर होता था, बादशाह के अंडर होता था। यहां से जो रिवेन्यू कलेक्ट होगा वो कहाँ जाएगा? केंद्रीय कोष में जाएगा, केंद्रीय कोष में। यहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो राजा के फैमिली के मेंटेनेंस के लिए जाएगा, उसका पर्सनल जो एक्सपेंस है फैमिली के लिए, उसके पर्सनल एक्सपेंस के लिए। बहुत सारे मनसबदार को सैलरी के रूप में उनका जो सैलरी होता था वो कैश के रूप में देता था, तो कैश के रूप में जो देता था वो यहीं से देता था मनसबदार को। तो खालसा का मतलब समझ लीजिए, सिंपल सा है कि मान लीजिए ये टोटल ये जमीन हुआ, ठीक है, ये हो गया सुयूरगल। सुयूरगल मैंने आपको बताया कि सुयूरगल वो जमीन होता है जो मदद के लिए इनाम के तौर पे बादशाह किसी को देता है, उसको सुयूरगल कहते हैं। तो मान लीजिए सुयूरगल हो गया, सुयूरगल, ठीक है। ये खालसा भूमि हो गया, खालसा। ये वेतन के रूप में दे रहा है, वेतन के रूप में। अब वेतन के रूप में दे रहा है तो वेतन के रूप में तो दोनों आ जाएगा, वेतन के रूप में तो दोनों आ जाएगा, ये वतन भी आ जाएगा और अल्तमगा भी आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो वेतन में आप दोनों चीज को ऐड कर लेंगे, वेतन में वतन जागीर भी आ जाएगा और अल्तमगा, अल्तगमा होता है, अल्तगमा, अल्तगमा जागीर भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा वेतन के रूप में। अब समझ में आया आपको खालसा भूमि क्या है?
तो ये सारी चीज़ें हैं। खालसा का मतलब सिंपल सा है कि वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो राजा के पास जाएगा, केंद्रीय कोष में जाएगा, और उससे वो अपनी फैमिली का जो है अपना जो खर्च है, अपना खर्च है, और बाद में जितना भी और भी एक्सपेंस है, जितना कह सकते हैं दिल्ली का साम्राज्य का, उसका जो है वहाँ से वो उस खर्च को वहाँ से उठाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब खालसा के बाद कौन सा बच गया हमारा? खालसा भूमि हो गया। पैबाकी। पैबाकी मान लो कि पैबाकी मतलब ये इसको पैबाकी कह दो। पैबाकी क्या है? पैबाकी मतलब कह रहा है कि मान लो कि ये पैबाकी इसमें से मैंने निकाल दिया पैबाकी वो भूमि होती है जो बची हुई रहती है, शेष भूमि, शेष जागीर नहीं, भूमि की जगह जागीर कही है इसको, जिसको शहंशाह बचा कर रखता था। किस लिए बचा कर रखता था ये जानना जरूरी है। तो बचा के इसलिए रखता था कि मान लो किसी को तुम्हें रिवॉर्ड देना है। अब तुम सारा जमीन जो है, सारा भूमि जो है, सारा जागीर जब तुम बांट दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं बचेगा तो मान लो किसी को तुम्हें मनसबदार नियुक्त करना है, किसी को तुम्हें कोई सुविधा देनी है, किसी को मान लो कि तुम इनाम के तौर पे देना है, किसी को मदद के तौर पे देना, तो कहाँ से दोगे? कुछ जमीन तो तुम्हारे पास होना चाहिए, कुछ भूमि तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो ये जागीर जो होती थी इसको हम लोग पैबाकी कहते थे। ठीक है। अब बच गया हमारा कौन सा जागीर बच गया लास्ट में? पैबाकी भी हो गया। एक चीज छूट रहा है यहाँ पे, सैर जागीर और जोर तलब जागीर। सैर और जोर तलब, यहाँ पे देखिए सैर जागीर क्या है? सैर जागीर वो जागीर है जहां से राजस्व की वसूली जो है आसानी से हो जाए, जहां से राजस्व की वसूली आसानी से हो जाए, उसको क्या कहेंगे? सैर जागीर कहेंगे। और जोर तलब जागीर किसको कहेंगे? जहां से राजस्व की वसूली के लिए बल का प्रयोग करना पड़े, उसको कहेंगे जोर तलब जागीर। अब यहां तक चीजें जो है हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम जात और सवार पे जा सकते हैं। अब हम जात और सवार को पढ़ेंगे। ठीक है। देखो जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, अब क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, किसी भी तरह से घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, आप उसको आंसर लिख दो, क्योंकि आपके पास कंटेंट जो है अब आप अच्छे से उसको समझ चुके हैं। अब आप उसको अच्छे से अपने तरह से भी बना के लिख सकते हैं, अपने तरफ से बना के उसको दे भी सकते हैं। चलिए ठीक है। अब जात और सवार पढ़ेंगे। जात और सवार क्या है? जात और सवार में क्या अंतर है? सबसे पहले जात, फिर सवार। आइए समझते हैं इसको। जात और सवार, इस आधार पर, जात के आधार पर किसी भी अधिकारी का दर्जा और वेतन तय होता था। जात के आधार पर क्या होता था? जात के आधार पर, इस आधार पर किसी भी अधिकारी का दर्जा, स्टेटस और वेतन यानी सैलरी तय होता था। मतलब आपका क्या स्टेटस होगा, आपका क्या वेतन होगा, ये किसी पे डिपेंड कर रहा है? जात पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मनसबदार का क्या सैलरी होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? उसके जात पे। मतलब कितना जात का है वो, 5,000, 10,000, 7,000, 3,000, 2,000, 200, 100, 500, उसके जात पे निर्भर करेगा कि उसका सैलरी क्या होगा, उसका दर्जा क्या होगा। सवार का मतलब क्या है कि सवार का मतलब क्या होगा? जात तो एक तो हो गया, सवार में उसको एक अतिरिक्त एडिशनल काम दिया जाता था, एडिशनल एक कह सकते हैं एडिशनल ड्यूटी दिया जाता था। इस आधार पर मनसबदार को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाती थी। अतिरिक्त जिम्मेदारी तय होती थी।
तय होती थी। ठीक है, अतिरिक्त जिम्मेदारी तय होती थी, जिसमें उसको क्या करना पड़ता था, प्राय सारे मनसबदारों को सवार रखने की जिम्मेदारी दी जाती थी। यानी कि क्या रखना है, सवार रखना है। सवार क्या रखना है, सवार मतलब घोड़े रखने हैं आपको, घोड़े। ठीक है, समझ में आया आपको, घोड़े रखने हैं। तो जात और सवार भी क्लियर हो गया हमारा कि जात का मतलब क्या है, सवार का मतलब क्या है। सिंपल सा है जात और सवार, कोई ज्यादा इस पे कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। कि जो रैंक होगा मनसबदार का ऑफिशियल हायरार्की में, वो उसके जात पे निर्भर करेगा। और जात का मतलब क्या है, पद है। जात डिसाइड द रैंक ऑफ मनसबदार इन ऑफिशियल हायरार्की। अगर जात के बारे में अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले मेरे जो भी भाई बंधु हैं, जात का मतलब क्या है, जात का मतलब सिंपल सा है कि लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो, दिस कंपोनेंट डिसाइडेड द रैंक ऑफ मनसबदार इन ऑफिशियल हायरार्की। हाईएस्ट रैंक कितना था, हाईएस्ट रैंक वॉज 7,000 मनसबदार। ठीक है, अब उसके बाद से जो सैलरी होता था वो मैंने आपको बता दिया, कैश में दिए जाए या लैंड के रूप में दिया जाए। तो ये हो गया जात। तो जात समझ में आ गया आपको। तो जात सिंपल सा है कि आपको जो है इसके अनुसार जो है आपको सैलरी, आपका स्टेटस और सैलरी जो है दी जाएगी, वेतन दिया जाएगा आपका जो है वेतन, और दूसरी का दर्जा क्या होगा। सवार में क्या होगा कि नंबर ऑफ फोर्सेस आपको कुछ मेंटेन करने हैं। दिस कंपोनेंट, सवार का मतलब क्या होगा, सवार का मतलब भी लिख लीजिए, शॉर्ट में लिखना है तो दिस कंपोनेंट डिसाइडेड द नंबर ऑफ हॉर्सेस to be provided by a mansabdar according to his rank। मतलब अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपको कुछ क्या मेंटेन करना है, सवार मेंटेन करना है। ये हो गया जात और सवार। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए है, क्या बच गया है, एक बार मुझे देख लेने दीजिए। ये हमने पढ़ लिया, जात और सवार पढ़ लिए। अच्छा, मनसब की व्यवस्था कहाँ से आई। ठीक है, तो मनसब की व्यवस्था मूल रूप से मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया से आई है, सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से। और कहाँ से आई है तो मंगोलों के, मुख्य रूप से देखा था मंगोलों से, मंगोलों के यहाँ से, मध्य एशिया से। मेनली चंगेज खान के डेसिमल सिस्टम से इसको ट्रेस किया जाता है। डेसिमल सिस्टम था एक दशमलव पद्धति जो चंगेज खान के समय चलता था, वो बात की बात है, वो हमें ज़्यादा उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कब और कौन लाया, तो कब और कौन लाया में आप लिख लीजिए यहाँ पे। ये लाया हमारा अकबर लाया। कब लाया, 1567 में लाया, अपने शासन के 11वें वर्ष में 11th ईयर मतलब 11वें साल में लाया। ठीक है, अपने शासन के 11वें साल में वो क्या लाया है, ये सिस्टम लाया है मनसबदारी की व्यवस्था की। ठीक है, कब और कौन लाया ये भी ठीक है। अब यह व्यवस्था क्यों आई, यह व्यवस्था क्यों लानी पड़ी। ठीक है, यह व्यवस्था क्यों लानी पड़ी इसके बारे में चर्चा करेंगे। नियुक्ति कैसा होता था, वेतन कैसे मिलता था। ठीक है, नियुक्ति कैसे होती थी, नियुक्ति में मेनली जो है जो मीर बख्शी होता था वो लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ठीक है, चलिए अब ये जानते हैं हम लोग कि टॉपिक क्या था, यह व्यवस्था क्यों आई, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसको भी मैं बता देता हूँ। मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, सबको पता है, मैंने बता भी दिया। 1567 के आसपास, 1567 में अकबर लाया था अपने शासन के 11वें वर्ष में। ठीक है,
द मेन फीचर ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन, द टर्म मनसब, एंड मनसब का मतलब क्या होता है, पोजीशन रैंक, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इंडिकेटेड द रैंक ऑफ मनसबदार हु हेल्ड द मनसब इन दिस ऑफिस। ऑफिसर है, ये भी बता दिया। अंडर द मनसबदार सिस्टम रैंक वाज असाइंड टू एवरी ऑफिसर, द हाईएस्ट रैंक वाज 5000। कहीं कहीं यहाँ पे 7000 भी हो सकता है, 7000 भी मिला है। मिर्जा अजीज कोका को देखा जाए, राजा मान सिंह को दिया तो देखा जाए 7000 मिला है उसको, मनसबदारी मिली है। तो लोएस्ट रैंक वाज 10 तो लोएस्ट है। मनसबदार को पेड किया जाता था कैश में और कभी कभी उनको जागीर में, ठीक है। मनसबदार्स वर इंटाइटल्ड टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू एंड ऑल अदर टैक्सेस थ्रू एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय एन एम्पायर, ठीक है। मतलब मनसबदार खुद नहीं करता था जाके, बहुत सारे लोग होते थे। मान लो कि जमींदार है, जमींदार का उसके गांव के एरिया में, लोकल एरिया में प्रभुत्व है, बलशाली है, वो शक्तिशाली है, पावरफुल है, वहां जाता था, वो कलेक्ट करके लाता था। फिर एक सिस्टम बना हुआ था कि कैसे टैक्स पूरा कलेक्ट होगा। द रैंक ऑफ मनसबदार वर डिवाइडेड इनटू 2, जात एंड सवार। जात एंड सवार के बेसिस पे जो है रैंक डिसाइड किया जाता था। जात विच फिक्स द पर्सनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, वाइल सवार रैंक इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवलरी मैन रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय द मनसबदार। मतलब कितना घुड़सवार को मेंटेन करना है, कितना घुड़सवार को मेंटेन करना, ये डिसाइड करेगा हमारा सवार। और जात जो है तुम्हारा पर्सनल स्टेटस क्या होगा, तुम्हारा सैलरी क्या होगा, ये डिसाइड करेगा तुम्हारा जात। एटलीस्ट 2 हॉर्सेस हैड टू बी मेंटेन बाय एवरी सवार, 2 हॉर्स मेंटेन करने होते थे सारे सवार को। फिर उसके बाद से जो है जब जहांगीर आता है तो फिर 2 अफसर अफसर के बारे में बात करेंगे, बढ़ा देता है उसमें, ठीक है। यहाँ चीजें क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं, द मनसब रैंक वाज नॉट हेरिडेटरी। हेरिडेटरी नहीं था, वंशानुगत नहीं था, ठीक है, वंशानुगत नहीं था, माफ कीजिएगा, वंशानुगत नहीं था, हेरिडेटरी नहीं था, हेरिडेटरी नहीं था। विच मीन्स मनसब रैंक कुड नॉट बी ट्रांसफर टू द रिलेटिव्स ऑफ मनसब। मतलब अगर आप मनसबदार हैं, आप मर गए तो आपके बेटे को नहीं मिलेगा, आपके रिलेटिव को नहीं मिलेगा, आपके जागीर को आपसे छीन लिया जाएगा और किसी और को दिया जाएगा। हेरिडेटरी नहीं है ये। ऑल अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, डिसमिसल्स वर डायरेक्टली मेड बाय द एम्पायर। जितने भी अपॉइंटमेंट होते थे, डिसमिसल होते थे, प्रमोशन हो, डिमोशन हो या फिर अपॉइंट करना हो, ये सारा कौन करेगा, एम्पायर करेगा। ये सारा कौन करेगा, बादशाह करेगा। हाँ भाई, रिकमेंडेशन चाहिए उसको। किसका रिकमेंडेशन चाहिए, मीर बख्शी का रिकमेंडेशन दे सकता है, मीर बख्शी की भाई हाँ ये ले जाओ, इसको मनसबदार बनाओ। बहुत सारी चीजें होती थी जिसके आधार पर जो है मनसबदार नियुक्त किए जाते थे। उनको जो है एक पेपर लिख के देते थे कि भाई जो हाँ ये पेपर, एक एप्लीकेशन लिख के देते थे मनसबदार बनने के लिए। फिर उसके बाद से मीर बख्शी जो है उसको देखता था, उसको ले जाता था बादशाह के पास कि हाँ बादशाह साहब ये देखिए बनना चाहते हैं। तो हाँ वो वैसा सिस्टम था, एक बारे में बात करते हैं, उसको नियुक्ति कैसे करते थे। ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसमें भी हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, यह व्यवस्था क्यों आई ये हमें पढ़ना है। क्यों आई, आइए पढ़ते हैं इसको। यह व्यवस्था क्यों आई, उसके बाद से ये भी देखेंगे, ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये भी देखेंगे हम। ओके, यह व्यवस्था क्यों आई, क्यों आई, यह व्यवस्था क्यों आई। ठीक है, पहला कारण ये कह सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप सुनिए ध्यान से, क्योंकि जो मुगल था, मुगल मतलब मेनली अकबर की बात करें, अकबर ने ही शुरू किया है इसको मनसबदारी व्यवस्था को। तो अकबर के बारे में बात करें तो अकबर ने जो शासन का सैन्यवादी चरित्र विकसित किया था उसके कारण इसकी जरूरत थी। नेचर जो था वो मिलिट्री नेचर था। मतलब जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो प्रांत स्तर के हों, चाहे वो सरकार स्तर के हों, सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट, प्रांत मतलब प्रोविंस, या फिर परगना के हों, परगना मतलब ब्लॉक, परगना, परगना, ठीक है, परगना के स्तर के हों, सभी को सैनिक रखने की, सैनिक रखने को बोलता है, सैनिक रखने का निर्देश देता है। क्यों देता है, इसलिए देता है क्योंकि वह जानता था कि उसकी जो सत्ता है, जो उसने स्थापित किया हुआ है भारत में, वो कैसी सत्ता है, वो विदेशी सत्ता है। और वो सत्ता कैसे हासिल की गई, वो सत्ता बलपूर्वक हासिल की गई है। पहला उसको पता था, उसको क्या पता था कि उसकी सत्ता कैसी है, विदेशी है।
दूसरा कैसे हासिल की गई है? बलपूर्वक हासिल की गई है, बलपूर्वक हासिल की गई है। वो यह भी समझता था कि साम्राज्य का विस्तार करना है, साम्राज्य का विस्तार करना है, या फिर जो बाहरी हमले हैं, जो एक्सटर्नल अटैक है, बाहरी हमला, उससे भी बचना है, उसको विस्तार भी करना है, बाहरी हमला से भी बचना है, या फिर जो इंटरनल रिवोल्ट हो रहे थे, इंटरनल रिवोल्ट मतलब आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह, अगर इन सब से बचना है, इन सब से बचाव करना है, तो सेना की जरूरत है, सेना की जरूरत है। क्यों लाया मैं बता रहा हूं। पहला कि उसका जो चरित्र था, जो सैन्यवादी चरित्र उसने विकसित किया था, और वो सभी अधिकारियों को, जो भी चाहे प्रांत स्तर के हों, सरकार स्तर के हों, या परगना स्तर के हों, या शहर के स्तर के हों, शहर के भी स्तर के हों, उन सबको कहता है कि आप जो है, निर्देश देता है कि आप सैनिक रखिए, सैनिक शक्ति रखने का निर्देश देता है। और इसलिए निर्देश देता है क्योंकि वो भली भांति जानता है कि उसकी सत्ता जो है विदेशी है, और यहाँ पे उसने आक्रमण करके बलपूर्वक जो है अपनी सत्ता को स्थापित किया है। और साथ ही साथ वो यह भी समझता था कि साम्राज्य के विस्तार के लिए, जो बाहरी हमले हैं उससे बचने के लिए, और जो आंतरिक विद्रोह हैं उनको दमन करने के लिए, उसको दबाने के लिए बड़ी सेना की आवश्यकता है, बड़ी सेना की जरूरत है। और इसके साथ ही वो यह भी तय करता है कि जब तक कि सैनिक की उपयोगिता का विस्तार, बचाव या विद्रोह दमन के लिए ना हो, तब तक उन्हें मनसबदारों के अधीनस्थ रख के ही उनको उपयोगी बनाया जा सकता है। अब इसको ध्यान से समझिए। तो उसने बोला कि इसके लिए जो है जरूरत पड़ेगी। अभी जो मैंने अभी बोला आपको एक लाइन, उसका मतलब आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूं क्या मैंने बोला। अभी मैंने ये बोला कि उसने बोला कि बाहरी हमलों से बचने के लिए, आंतरिक विद्रोह से बचने के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए सैनिक की जरूरत है। ठीक है, जरूरत है। इसके साथ ही वो यह भी तय किया कि क्या तय किया कि जब तक कि सैनिक की उपयोगिता का विस्तार, बचाव, विद्रोह के लिए ना हो, मान लो तुम्हें विस्तार करना है। अरे भाई, तो विस्तार करना है तो तुम पूरे साल विस्तार थोड़े करोगे, पूरे साल विस्तार थोड़े करोगे। मान लो कि कोई विद्रोह का दमन करना है, तो हमेशा विद्रोह थोड़े हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमेशा विद्रोह नहीं हो रहा है। क्या बाहरी हमले हैं, तो बाहरी हमले हमेशा नहीं हो रहे हैं ना, कभी कभी हो रहे हैं, साल में 1-2 बार हो रहे हैं, 1-2 बार हो रहे हैं, 1-2 बार, कभी कभी हो रहे हैं। तो हमेशा तो सेना का उपयोग नहीं लिया जा रहा है। सेना तूने बनाई 10 लाख की, और एक साल में 2-3 बार उसका यूज कर रहे हो। जब 2-3 बार यूज कर रहे हो तो सेना का खर्च तो लगेगा भाई। सेना को तुम्हें पैसा देना है, सेना को तुम्हें सैलरी देनी है, सेना जो है हमेशा तैयार रहे लड़ने के लिए, उसका भी तुम्हें इंश्योर करना है कि सेना जो है हमेशा एक्टिव रहे। अब इन सबसे बचने के लिए उसकी जो उपयोगिता जो है, सैनिकों की उपयोगिता बचाने के लिए, सैनिकों की उपयोगिता को बनाए रखने के लिए, और जब तक विद्रोह ना हो, जब विस्तार ना करना हो, इस सबसे मतलब जब जरूरत होगी तभी तो करनी है। और जब तक इसका जरूरत ना हो तब तक वो सोचता है कि इन सारे जो सैनिक हैं, ये सारे हमारे जो सेना है, जो सैनिक हैं, इनको मनसबदारों के अधीन कर देते हैं, मनसबदारों के अधीन कर देते हैं। ये मनसबदार जो हैं इनको मेंटेन करके रखेंगे, और मेंटेन करके भी रखेंगे और इनको उपयोगी बनाए रखेंगे। मान लो मनसबदार को कोई काम करना है, मान लो कि ये बिहार है और ये सरकार हो, यहाँ का मनसबदार है कोई। अब मान लो बिहार के इस इलाके में क्या हो गया, विद्रोह हो गया, तो कभी कभी ना विद्रोह होगा, हमेशा तो विद्रोह नहीं होगा। तो यही कारण था कि उसने सवार वाली जो व्यवस्था है, जो कैवेलरी मैन रखना है, सबको घुड़सवार रखना है अपने अंडर, वो व्यवस्था उसने लाई थी। ठीक है, मैंने बताया कि मान लो कि 5 लाख की सेना है उसकी, 5 लाख की सेना उसने बनाई विस्तार करने के लिए, साम्राज्य के विस्तार करने के लिए, किसी का विद्रोह हो रहा है उसका दमन करने के लिए, मान लो किसी ने हमला कर दिया है उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन ये रेगुलर तो नहीं हो रहा है ना, ये काम कभी कभी हो रहा है। और जब कभी कभी हो रहा है तो क्या सेना का जो पावर है उसका हम उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से तो सेना का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कर क्या रहे हैं? तो उसको बैठा कर खिला रहे हैं, सेना को बैठा कर खिला रहे हैं।
इसीलिए उसने सोचा कि जितने भी सैनिक है, जो सेना है, इसको मनसबदार के साथ अटैच कर देते हैं, उनके साथ उनका अधीनस्थ बना देते हैं, उनको उपयोगी बनाए रखते हैं। इससे क्या होगा कि मान लो कि जो लोग हैं, जो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सत्ता जो है ये हमारी है, अकबर को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, मुगल साम्राज्य को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, बोलते हैं कि ये हमारे जो इन्होंने हमला किया है, इन्होंने बल के कह सकते हैं कि ये विदेशी हैं, इन्होंने बलपूर्वक जो है सत्ता स्थापित की है, जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, तो लोगों के मन में भय तो होगा। भय कैसे होगा? मान लो कि कोई मनसबदार है और मनसबदार है और उसके पास 5,000 सवार है, और वो जब किसी सूबा से गुजरेगा, वो जब किसी सरकार से गुजरेगा, वो जब किसी परगना से गुजरेगा, तो क्या लोगों के मन में बोध नहीं होगा? क्या लोगों के मन में बोध नहीं होगा कि उनके पास सवार है तो वो उनकी सत्ता को जो है हम लोग चुनौती नहीं दे सकते, अकबर के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते? ये चीजें हैं यहां पे, और यही कारण था कि यह व्यवस्था लाई गई थी। दूसरी बात और है कि जो सैनिक है, ये जो सैनिक है, ये किसका है? सैनिक, ये सैनिक उस मनसबदार का है? नहीं, ये मनसबदार का सैनिक नहीं है, बल्कि ये शहंशाह का है, शहंशाह का सैनिक है। सवार का कितना होना चाहिए कौन डिसाइड करेगा? किंग विल डिसाइड द सैलरी ऑफ अ सवार। द किंग विल डिसाइड, इट विल बी नॉट डिसाइडेड बाय द मनसबदार। मनसबदार क्या करेगा? मनसबदार क्या करेगा? वेतन का दायित्व है उसके ऊपर कि वेतन देना है, वेतन का दायित्व है, नियुक्ति करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा सेना को, सेना में जो सैनिक है उनका प्रबंधन करेगा। लेकिन वेतन कितना देना है ये कौन डिसाइड करेगा? ये करेगा हमारा शहंशाह। ये शहंशाह डिसाइड करेगा कि वेतन कितना देना है। समझ में आ रही है आपको चीजें? अभी समझिए कि हमने क्लास ले लिया है 1.5 घंटे का, और लगभग 20% हमने टॉपिक अभी कंप्लीट किया है। अभी बहुत चीजें हैं बताने के लिए। ठीक है, चीजें कंप्लीट है यहाँ पे कि वेतन का दायित्व करना हो, वेतन देना हो, नियुक्ति करना हो, प्रबंधन करना हो, तो ये मनसबदार करेगा। लेकिन किंग विल डिसाइड व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ अ सवार, दोज हू आर अंडर मनसबदार। चीजें क्लियर है यहाँ पे? और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा है। शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने स्कूल के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, जो भी आपका ग्रुप है। तो ये मैंने बताई कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जात जो है वो 10,000 है। मान लीजिए आपका जात 10,000 है। ठीक है, सवार जो है, सवार में आपको एक सैनिक को मान लीजिए 100 रुपये सालाना देना है, 100 रुपये सालाना देना है एक सैनिक को। और आपके पास 10,000 सैनिक हैं, 1,000 सैनिक है, मान लीजिए 1,000 सैनिक है। तो इसको इंटू कीजिएगा, इसको कीजिएगा, ये हो गया 1 लाख हमारा, और ये हो गया 10,000। मतलब जात 10,000, जात में मतलब 10,000 सैलरी मिल रहा है उसको। जात क्या है? 10,000 मतलब 10,000 उसको सैलरी मिल रही है। तो 1,10,000 हो गया इसका, और टोटल मिलेगा उसको 1,10,000। अब 1,10,000 में क्या करेगा? 1,10,000 में वो सवार को सैलरी भी देगा और अपना भी रखेगा। तो यहां पे वो एक चीज मैं यहां पे बोल रहा हूं आपको कि उसको बोला है कि तुम 1,000 सैनिक रखो, 1,000 सैनिक को 100 रुपए दो। अरे भाई, तो तुम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो, क्या वो सबको उतना ही रुपए देता? नहीं देता था भाई। कहां से देगा वो? जब उसको खुद ही नहीं मिल रहा है उतना, तो कहां से देगा? 1,10,000 उसको मिलना भी तो चाहिए। जब 1,10,000 उसको मिलेगा तभी तो वो लोगों को, वो सैनिकों को देगा या फिर अपना खर्चा मेंटेन करेगा। अब उतना तो राजस्व की वसूली ही नहीं हो रही है।
जो जमा और हासिल के बीच में अंतर है, जो अनुमानित और प्राप्ति के बीच में अंतर है, अनुमान किया गया कि 1,10,000 मिलेगा और मिल रहा है 50,000, तो कहां से भाई वो 1,000 सेना को मेंटेन करेगा? कहां से 1,000 सवार को रखेगा? वो कहां से वो अच्छे नस्ल का घोड़ा लाएगा? तो ये समस्या थी, और इसी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके कारण जागीरदारी और मनसबदारी संकट आता है। तो हमने ये वाला जो टॉपिक था ये भी कंप्लीट कर लिया। आइए, कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा अभी? एक मिनट। यह व्यवस्था क्यों लाई गई? अब नियुक्ति कैसे होती थी, नियुक्ति कैसे होती थी, और वेतन कैसे मिलता था। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें पढ़ेंगे, और उसके बाद से मैं सोच रहा हूँ वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसका पार्ट 2 मैं बना दूंगा। 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो मैं पार्ट 2 जो है इसका यहीं पे 2 घंटे पे रोक देंगे, और फिर उसके बाद से जो है पार्ट 2 में सारी चीजें जो है डिस्कस करूंगा मैं। पार्ट 2 इसका आएगा, तो जिसमें हम लोग जहांगीर के बारे में, जो जहांगीर का 2 अस्पा और सी हफ्सा की बात है, या फिर शाहजहां की बात है, या फिर औरंगजेब की बात है, करेंगे उसके बारे में बात। ठीक है, अब हमने बोला कि इनकी नियुक्ति कैसे हो रही है। नियुक्ति कैसे हो रही है? तो नियुक्ति तो किंग करता था, ये मैंने बता दिया आपको, किंग करता था, नियुक्ति किंग करता था। लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे करेगा? किसकी नियुक्ति की बात कर रहा हूं? मनसबदार की बात कर रहा हूं मैं, कंफ्यूज नहीं हुईएगा, मनसबदार की बात हो रही है। रिकमेंडेशन किसका? रिकमेंडेशन मतलब अनुशंसा, अनुशंसा, अनुशंसा किसका? तो पहले वजीर का, और फिर मीर बख्शी का, फिर नहीं, मीर बख्शी का ही, मीर बख्शी, यानी कि ये 2 लोगों की अनुशंसा पे जो है वो मनसबदार नियुक्त करता था। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि मनसबदारी जो सिस्टम में थी, जो मनसबदार थे वो हेरिडेटरी नहीं थे, वंशानुगत नहीं था उनका, वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था। ठीक है, इतना चीजें भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब जो है ये कंप्लीट हो गया। अब जो हमने बात किया था, जो टॉपिक हमारा और है, कौन कौन सा बच गया है, एक बार मैं चेक कर लूँ। नियुक्ति कैसे होती थी, वेतन कैसे मिलता था, वेतन के बारे में मैंने बता दिया है। वेतन या तो कैश में मिलेगा, तो कैश में मिलेगा तो उसको नकदी मनसबदार कहेंगे, और वेतन आपको अगर जागीर के रूप में मिलेगा तो जागीरदारी मनसबदार कहेंगे आपको। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैश के रूप में नकदी मनसबदार, और जागीर के whenever a mansabdar was paid in जागीर he was known as जागीरदारी मनसबदार, whenever a mansabdar was paid in cash he was known as नकदी मनसबदार। सिंपल सी बात है, 2 लाइन में कंप्लीट। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। ट्रांसफर कैसे होता था ये भी बच गया है हमारा, और अकबर की राजस्व व्यवस्था, अकबर का सैन्य सुधार, और उसका मनसबदारी पर प्रभाव, और 1580 का विद्रोह, ये जानना जरूरी है। 2 मिनट का ब्रेक लीजिए आप, 2 मिनट का ब्रेक, फिर जो है कंटिन्यू करते हैं इसको। तब तक मैं पानी पी के आता हूँ, और फिर इसको जो है कंप्लीट करते हैं क्लास को। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है हमारा।
ठीक है, तो अब हम लोग जो है जो राजस्व सुधार के बदौलत जो वो काम करता है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो राजस्व सुधार के बारे में तो हम लोग अलग से बात करेंगे, जो उसने रिफॉर्म लाया है रिवेन्यू सिस्टम में, उसके बारे में तो अलग से टॉपिक होगा। लेकिन राजस्व सुधार वो करता है, ठीक है। और राजस्व सुधार करने से एक फायदा होता है उसको, जो रिवेन्यू रिफॉर्म वो लाता है, अकबर की बात हो रही है, जो राजस्व सुधार लाता है। राजस्व सुधार क्या है इसके बारे में एक अलग से टॉपिक बात करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि ये राजस्व सुधार पे ही 2 घंटे की वीडियो बन सकती है, ठीक है। राजस्व सुधार पे ही 2 घंटे की वीडियो बन सकती है, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए। लेकिन राजस्व सुधार से वो क्या करता है, राजस्व सुधार के बदौलत वो क्या करता है कि यह तय किया कि किसी क्षेत्र या भूखंड या जागीर से कितना राजस्व मिलेगा। क्या मतलब हुआ इसका, कि ये कोई क्षेत्र है, ये कोई जागीर है, ये कोई भूखंड है, इसे कितना राजस्व मिलेगा, ये उसने तय किया। किस माध्यम से, अपने राजस्व सुधार के माध्यम से उसने तय कर लिया कि हाँ भाई इतना उसका आकलन है। उसने बोला कि ये हमारा आकलन है कि इस एरिया से जो है 1 लाख रुपए मिलेगा। बोला कि जो जमा होगा वो कितना होगा, 1 लाख होगा, यानी अनुमान उसने लगा लिया 1 लाख रुपए मिलेंगे किसी एरिया से, किसी भूखंड से, किसी जागीर से, ठीक है। तो 1 लाख मिलेंगे, ये हो गया, उसने क्या कर लिया, उसने आकलन लगा लिया। और अनुमान कैसा है, अनुमान जो है वो वैज्ञानिक है। क्या है अनुमान, कैसा है अनुमान, वैज्ञानिक है। अनुमान वैज्ञानिक है, और अनुमान वैज्ञानिक यानी कि क्या होगा, यानी कि हासिल उतना ही होगा। तो इसने अपने राजस्व सुधार के माध्यम से एक बात कहा कि अब जो है हमने फिक्स कर दिया है, अब हमने जो है एक सिस्टम निकाला है। इस सिस्टम से हमने एक बात पता कर ली है कि किसी भी भूखंड से, किसी भी जागीर से, किसी भी क्षेत्र से कितने राजस्व की प्राप्ति होगी, कितना राजस्व मिलेगा, इसका आकलन हमने कर लिया है। जमा जो होगा, जमा का अनुमान जो है क्या है, वैज्ञानिक है, यानी हासिल उतना ही होगा। तो जमा और हासिल के बीच का जो अंतर था, जो जमा और हासिल के बीच की जो मैं बातें कर रहा था आपसे, जमा और हासिल, जमा क्या है, अनुमानित रकम है, हासिल क्या है, प्राप्त किया हुआ रकम है। तो इसके बीच का जो अंतर था, इसने बोला इसको खत्म करने के लिए जो है उसने राजस्व सुधार के माध्यम से यह तय कर लिया है किसी भी भूक्षेत्र से, किसी भी भूखंड से, किसी भी जागीर से कितना राजस्व मिलेगा। अब यहां तक चीजें क्लियर है। अब इससे उसने कहा, उसने ये कहा कि अब जो है राजस्व में, सॉरी, अब सवार की जो जिम्मेदारी जो है वो निभानी होगी। सवार की जिम्मेदारी पूर्णतः निभानी होगी। पूर्णतः निभानी होगी का मतलब क्या हुआ, पूर्णतः निभानी होगी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अब मनसबदार को जो है, मनसबदार ये नहीं कह सकता है कि हमारी ये जो है, जो हासिल और जमा के बीच का अंतर है, इसके वजह से जो है हम सवार को जो है मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अब जो है हमारा जो शहंशाह है वो कह रहा है कि सवार की जिम्मेदारी जो है पूर्णतः आपको निभानी होगी, और पूर्णतः अगर आप निभाएंगे नहीं तो आपके खिलाफ जो है, आपके ऊपर जो है आपको दंड दिया जाएगा, आपका जो है आपको अपराध माना जाएगा, आपके इस काम को अपराध माना जाएगा। ठीक है, यहां पे चीजें क्लियर हो गई। अब उसने बोला कि 1000 सवार हैं, मान लीजिए 1000 सवार हैं, ठीक है। 1000 सवार है, मतलब कि आपको अगर 100 रुपए देना है सबको, 100 रुपए सालाना देना है सबको, तो कितना हो गया 1 साल का, 1 साल का हो गया 1 लाख रुपया। 1 लाख हो गया तो 1 लाख का जागीर दे देगा, 1 लाख के हिसाब से जागीर दे देगा, ठीक है। इसने बोला कि इतना आपको मेंटेन करना है, मेंटेन नहीं करोगे तो क्या होगा, मेंटेन नहीं करोगे तो कार्रवाई होगी, मेंटेन नहीं करोगे तो कार्रवाई होगी।
अब उसने देखा कि ये लोग मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। मेंटेन करने के लिए उसने क्या बोला, भाई सबका दाग और हुलिया सिस्टम। दाग और हुलिया सिस्टम क्या है, ये मैंने पढ़ाया आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दाग और हुलिया व्यवस्था, दाग और हुलिया सिस्टम। दाग और हुलिया सिस्टम सिंपल सा है भाई। दाग में हम घोड़ों की जो ब्रांडिंग करते हैं कि हाँ भाई घोड़ा ए क्वालिटी का है, बी क्वालिटी का है, सी क्वालिटी का है, डी क्वालिटी का है। तुर्की घोड़ा है, ये घोड़ा तुर्की है, ये घोड़ा भारतीय है। तो घोड़े के बहुत सारे नस्ल हुआ करते थे और घोड़ों के बहुत सारे नस्ल हुआ करते थे। तो इसके हिसाब से जो है घोड़ों को क्या कहता है, दाग सिस्टम के माध्यम से उनको ब्रांडिंग की जाती थी। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। और ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस में क्या करते थे कि जितने भी घोड़े हुआ करते थे, किस नस्ल के घोड़े, किस नस्ल के घोड़े हैं, इसके अनुसार जो है उनकी ब्रांडिंग की जाती थी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कि घोड़ा किस नस्ल का होगा। और उसके नस्ल के हिसाब से मान लो कि कोई घोड़ा इराकी है, कोई घोड़ा हॉर्स है, मान लो कोई घोड़ा है, वो इराकी घोड़ा है, इराकी घोड़ा है, वो मान लो याबू घोड़ा है, याबू, याबू उस घोड़े को बोलते थे जो काबुल का होता था, काबुली घोड़ा। काबुली घोड़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट था ना भाई। घोड़ा, मैं कहता हूं कि भारत में मुगलों का शासन स्थापित करने में घोड़ों का तो बहुत योगदान है। घोड़ा और तीरंदाजी, तीरंदाजी और घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। इसको, इसका महत्व तो समझना होगा आपको। ये जो अच्छे नस्ल के घोड़े हुआ करते थे, घोड़े पे बैठ के जो तीर से सटाक से मारते थे ये लोग, घोड़े पे बैठे बैठे और घोड़े से ही जो है अपने शरीर को जो है थोड़ा मुड़ा के, शरीर को जो है थोड़ा झुका के और कैसे जो है मारते थे, तीर चला के वहीं पे घोड़े में बैठे बैठे दूर से ही मार देते थे, खत्म हो जाता था सामने वाला। तलवार चला रहे तो तलवार से मारने के लिए तो आपको पास में जाना पड़ेगा ना भाई, ये समझिए आप किसी को तलवार से मारना चाहते हैं और किसी को बंदूक से मारना चाहते हैं, तो बंदूक से तो आप 100 मीटर की दूरी पे भी मार सकते हैं, 200 मीटर की दूरी पे भी मार सकते हैं। लेकिन अब किसी को तलवार से मारना है तो उसके पास जाना पड़ेगा, उसके करीब जाना पड़ेगा। और अभी का जो बंदूक है उस समय का क्या हुआ करता था, तीर हुआ करता था। और जब घोड़े पे बैठ के, घोड़े पे चलते हुए घोड़े से, और घोड़ा असील मतलब अच्छे नस्ल का हो, इराकी घोड़ा हो, तुर्की घोड़ा हो। अगर इराकी और तुर्की घोड़ा है तो तुर्की और इराकी घोड़े पर बैठ के अगर जब दूर से चलते हुए घोड़े से अगर तीर चलाया जाएगा तो तीर तो आर पार होगा ही भाई, तीर तो आर पार हो ही जाएगा। तो मुगल इसमें बहुत मतलब कहते हैं कि मुगलों का जो सैन्य रणनीति थी वो काफी कह सकते हैं काफी प्लान्ड थी। और यही कारण है कि मुगल जो है काफी समय तक जो है बाबर का जो युद्ध होता है, मैंने बताया कि बाबर और इब्राहिम लोदी में जब युद्ध होता है 1526 में, तो उसमें बाबर यही जो तुलुगमा पद्धति का यूज करता है, तुलुगमा पद्धति का यूज करके जो है कैसे वो इब्राहिम लोदी को खत्म कर देता है। इब्राहिम लोदी की जो सेना होती है काफी बड़ी होती है, कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए बाबर के सेना से। लेकिन बाबर के पास रणनीति थी, बाबर के पास टेक्निक था, बाबर के पास जो है एक योजना था, प्लान था, जो कि हमें इब्राहिम लोदी में देखने को नहीं मिलता है। और यही कारण था कि इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर को जीत की प्राप्ति हुई। जिस तरह से तुलुगमा पद्धति, आप पढ़िएगा तुलुगमा पद्धति के बारे में, मैं रिकमेंड करता हूं आपको, तुलुगमा पद्धति के बारे में पढ़िएगा, बाबर के कैसे जो है तुलुगमा पद्धति का यूज करता है। चलिए वो तो बात की बात है। तो मैं बताता कि अगर अच्छे नस्ल का घोड़ा है तो घोड़ा का अगर ब्रांडिंग भी तो करना है कि किस नस्ल का घोड़ा आप रख रहे हैं। आप पैसा ले रहे हैं इराकी घोड़ा के नाम पे और रख रहे हैं भारतीय घोड़ा, इंडियन घोड़ा रख रहे हैं आप, इंडियन। और सबसे लो क्वालिटी का माना जाता था इंडियन घोड़ा को। जो इराकी और तुर्की घोड़े हुआ करते थे, उसके बाद से काबुली जो याबू के घोड़े हुआ करते थे, वो अच्छे हुआ करते थे, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो समझ में आ गया। हुलिया में आप जो सेना मेंटेन किए हुए हैं उसमें सबका हुलिया मेंटेन होता था, उनका फिजिकल अपीयरेंस नोट डाउन किया जाता था। और ये करवाने के बाद वो लोगों को परेड कराने लगा, इन लोगों की परेड कराने लगा, गिनती होने लगी कि हाँ भाई चलो तुम सही में जितना बोले थे उतना मेंटेन कर रहे हो कि नहीं, उतनी सेना, उतने घोड़े, उतने क्वालिटी के घोड़े तुम्हारे पास मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, ये सुनिश्चित करने लगा वो। और यही सुनिश्चित करने लगा वो। लेकिन यहां पे एक दिक्कत हो गई। अकबर ने जो ये अनुमान लगाया था,
अकबर ने ये जो राजस्व सुधार के माध्यम से जो अनुमान लगाया था वो अनुमान गलत सिद्ध हो गया। यानी जमा और हासिल लगभग एक ही होगा का अकबर का अनुमान गलत सिद्ध हो गया। मतलब आकलन करेगा किंग, आकलन किंग ने कर दिया, राजा ने कर दिया कि भाई हाँ 1 लाख रुपए इस एरिया से मिलेगा। वहां पर जमींदार गया वसूली करने, जमींदार जो है मान लो जमींदार 10% के कमीशन पे काम करता था, वो एक तरह से ठेकेदार, उसको कह सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं, एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था, वो ठेकेदार हुआ करता था, ठेकेदार नहीं कह सकते उसको, एक वो राइट वर्ड मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो जमींदार जो वसूली करते जाता था, कुछ कमीशन पे वो काम करता था। वसूली करने गया 1 लाख अनुमान लगाया गया है, वसूली 60,000 रुपए का हुआ। तो जमा और हासिल का लगभग एक ही होगा। इसका अकबर का जो अनुमान था, अकबर का अनुमान जो था, नोट करिए यहाँ पे, अनुमान गलत सिद्ध हुआ, अनुमान गलत सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध हुआ। और हासिल के कम होने के कारण जो सवार संबंधित अपनी जिम्मेदारी थी जो निभानी थी मनसबदार को, वो निभा नहीं पा रहे थे। अब जब हासिल कम हो रहा है, हासिल कम हो रहा है तो सवार को तुम मेंटेन नहीं कर पाओगे। अब सवार मेंटेन नहीं होगा तो तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई होगी, तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। यानी मनसबदार नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, नियम के विरुद्ध जब कार्य करोगे तो तुमको दोषी माना जाएगा, और दोषी माने जाओगे तो तुम्हारा कार्रवाई होगी, तुमको दंड दिया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ तुमका अपमान किया जाएगा। और इसी दंड और अपमान के चक्कर में बहुत सारे ईमानदार और वफादार जो मनसबदार थे, ईमानदार और वफादार जो मनसबदार थे, वो भी इसी में पीस जा रहे थे। और यही कारण है कि 1580 का जो विद्रोह होता है, 1580 का जो विद्रोह होता है उसमें ये लोग शामिल होते हैं। और अपने उसके अकबर के जीवन काल का 1580 का विद्रोह बहुत बड़ा है। 1580 के विद्रोह में आपको मिर्जा मिल जाएगा, उलेमा मिल जाएंगे। उलेमा क्यों मिलेंगे भाई? उलेमा तो इसलिए भाई नाराज है कि जो अकबर जो है वो हिंदू मुसलमान में लड़ाई नहीं करवा रहा है, और हिंदू मुसलमान में लड़ाई नहीं करा रहा है अकबर, तो उलेमा जाहिर सी बात से नाराज होंगे। तो इसमें आपको 1580 के विद्रोह में मिर्जा मिल जाएगा, मिर्जा जो वहां का बादशाह बनना चाहता था, उलेमा मिल जाएंगे, और अमीर भी मिल जाएंगे। अमीर क्यों मिलेंगे? यही तो अमीर हैं, अमीरों को भी तो नुकसान हो रहा है, उनकी इज्जत भी जा रही है, उनका बेइज्जत भी कर रहे हो, उनको अपमान भी कर रहे हो तुम। ठीक है, 2-3 बातें यहां पे आप क्लियर हो गई हैं अब कि सवार और जात के बेसिस पे आपको जागीर मिलता था। सवार में मान लीजिए 1 लाख है और जात आपका 10,000 है, तो आपको 1,10,000 का जागीर मिल जाएगा, ये एरिया मिल जाएगा। इस एरिया से जो है आप कलेक्ट करते रहिए। अब यहां पे जो है हमारा जो मनसबदारी व्यवस्था है और जागीरदारी व्यवस्था जो है अकबर के समय का तो कंप्लीट हो गया। अब जहांगीर के द्वारा लाया गया सुधार जो इसमें है, 2 अस्पा और सी अस्पा की बात करेंगे। 2 अस्पा मतलब 2 घोड़ा, सी अस्पा मतलब 3 घोड़ा। 1 घोड़ा भी रखता था, उसको नीम सवार कहते थे। अकबर के समय का सिस्टम जो था ये था कि 3 कैटेगरी थी, 3 कैटेगरी थी अकबर के समय में। एक कैटेगरी तो ये थी कि आपका जितना जात होगा उतना ही सवार होगा, यानी 5,000 जात और 5,000 सवार। ये पहली कैटेगरी थी, अकबर के समय की बात कर रहा हूं, अकबर के समय में। और इसी को सुधार करता है जहांगीर अपने 2 अस्पा और सी अस्पा के रिफॉर्म से। 3 कैटेगरी हुआ करती थी। पहला 5,000 जात 5,000 सवार, ये सुधार लाया अकबर बाद में। दूसरा क्या किया कि 5,000 ही जात, 5,000 ही जात, और सवार कितना 2,500, यानी कि आधा और आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा, यानी 2,500, 300, 3,000, 4,000, 4,500, 5,000 तक। तीसरा भी कैटेगरी था। तीसरा कैटेगरी क्या था? मान लीजिए आपका जात 5,000 है और आपके पास सवार कितना है 2,500, यानी आधा, आधे से कम, आधे से कम, यानी कि 100, 200, 2,000, 1,500। यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है, और वो क्या है? यहाँ पे जात में डिमोशन नहीं हो रहा है, जात में डिमोशन नहीं हो रहा है। डिमोशन किस में हो रहा है? जात में डिमोशन नहीं हो रहा है।
पेमेंट और स्टेटस सेम है, पेमेंट और स्टेटस सेम है, स्टेटस विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम, क्योंकि स्टेटस और जो हमारा पेमेंट है वो तो जात पे निर्भर करता है। यहाँ पे सवार में चेंजेस किया जा रहा है, जात और जो स्टेटस है आपका और पेमेंट का जो है वो उसको कम नहीं किया जा रहा है। तो पहले क्या हो सकती थी, पहले ये हो सकती थी कि सवार की अधिकतम संख्या जात के बराबर ही हो सकती थी, पहले यही व्यवस्था थी अकबर के समय में। लेकिन जहांगीर ने यह व्यवस्था बदला और जहांगीर ने कहा कि जात उतना ही रहेगा, सवार भी बढ़ाया जाएगा। सवार को 1.5 गुना उसने बढ़ा दिया, जात से 1.5 गुना बढ़ा दिया। इसका लाभ हुआ कि अतिरिक्त सवार की प्राप्ति हो गई और जात के बिना ही, मतलब सवार ज्यादा मिल जाएगा और अतिरिक्त जात की जरूरत नहीं पड़ेगी, अतिरिक्त जात के बिना ही अतिरिक्त सवार की प्राप्ति होगी, यानी कि दोहरा खर्चा नहीं होगा। तो ये इसके बारे में अब जो है हम पार्ट 2 बनाएंगे, जब तब चर्चा करेंगे। पार्ट टू में जो है हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इसके बारे में बात करें। जहांगीर ने जो है दूरस्पर्शी अफसा लाया है, शाहजहां की माहवारी की व्यवस्था जो थी उसके बारे में बात करेंगे। फिर औरंगजेब जो है, औरंगजेब की मसरूत की व्यवस्था थी, मसरूत शाहजहां की माहवारी की व्यवस्था, और इसका दुअस्पा और सी अस्पा, दुअस्पा और सी अस्पा। अस्पा मतलब क्या होता है, घोड़ा, 2 घोड़ा 3 घोड़ा। चलिए ठीक है, चलिए अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और ठीक है, ये जो है इसके बारे में अब दूसरे वीडियो में जो है इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे हम। जितने भी ये चीज़ें, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन फिर भी इसलिए इसका जो है यहीं पे एंड करते हैं। ये सारे जो है दूसरे पार्ट में, हम पार्ट 2 में इसको कवर करेंगे, पार्ट 2 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें बुरी लगी, दोनों चीज़ें बताइए। क्योंकि आप बुरी चीज़ें बताओगे ये मेरे लिए जो है एक तरह से सजेशन होगा, मैं अपने आप को और अच्छे से इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, तो अगर ऐसे ही आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, पर्सनली 1 to 1 पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक ग्रुप व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, ये मोबाइल नंबर है, आप उसमें से किसी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और मेरे साथ पर्सनल जो है पेड कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। पेड कोर्सेस हमारे बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे है, 999 रुपीज़ में आपको एंशियंट हिस्ट्री मिल जाएगा, मेडिवल हिस्ट्री मिल जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 300 रुपीज़ में आपको एंशियंट हिस्ट्री मिल जाएगा, 300 रुपीज़ में आपको मेडिवल हिस्ट्री मिल जाएगा और 500 रुपीज़ में आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कोर्सेज के कुछ फी स्ट्रक्चर हैं। फी स्ट्रक्चर, अगर आपको पेड कोर्सेज में इनरोल होना है, क्योंकि 2 कोर्सेज हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, 2 बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, तो अगर आपको भी इस कोर्स में इनरोल होना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अच्छे से देखा और समझा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, मनसबदारी और जागीरदारी से संबंधित और भी कोई प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में आ रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।